Hello everyone and welcome back to Dr. Asif Lectures. We are continuing the playlist of system-based embryology, and today we are going to start chapter number 13, which deals with the development of cardiovascular system. So this apparently a very difficult chapter for students. We will try to divide this chapter into some basic concepts. और जो पहली heading हमको discuss करनी है, that is the establishment and patterning of the primary heart field. देखें एम्ब्रियोलॉजी का ये जनरल एक प्रिंसिपल है कि व्हेन द एम्ब्रियो इज डेवलपिंग, सो इनिशियल प्रिमिटिव जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें से एरियाज फिक्स कर दिए जाते हैं कि अब ये वाले एरिया ने फ्यूचर में ये चीज़ बनानी है, ये वाले एरिया ने ये चीज़ बनानी है. सो इस फिक्सेशन ऑफ द टास्क यानी एरिया असाइनमेंट को यूजुअली हम ये वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं पैटर्निंग. और हार्ट के इशू में जो सबसे पहला स्ट्रक्चर, जो सबसे पहला एरिया असाइन होता है, दैट इज टर्म्ड एज प्राइमरी हार्ट फील्ड. सो प्राइमरी हार्ट फील्ड इज बेसिकली द फर्स्ट थिंग विच इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. ओके, सो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रियो में किस जगह पे एरिया असाइन कर दिया जाता है जहाँ से हार्ट डेवलप होगा. देन वी विल डिस्कस कि किस तरह से एक ट्यूब बन जाती है, फिर उस ट्यूब में रोटेशंस होती हैं. अच्छा देखिए, ये जनरल सिस्टम इसी तरह से बाकी भी ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं. ये एक जनरल स्कीम है आपकी एम्ब्रियोजेनेसिस की. अगर आप डाइजेस्टिव ट्रैक देखें, सो ऑल्सो इन द डाइजेस्टिव ट्रैक इज द सेम थिंग. एक एरिया असाइन होता है सबसे पहले जिसने फ्यूचर की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बनानी होती है. फिर एक ट्यूब बन जाती है, हॉलो ट्यूब, फ्रॉम माउथ टिल एनस. और फिर उस हॉलो ट्यूब के अंदर कुछ एरियाज इनलार्ज होते हैं, उसमें रोटेशंस होती हैं और डिफरेंट एरिया से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं. बिल्कुल ऐसी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी है, सेम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी है. न्यूरल फोल्ड्स बनते हैं, एक पूरी हॉलो ट्यूब बनती है, फिर हर पार्ट में ग्रोथ होती है, डिफरेंशिएशन होती है एंड डिफरेंट फोल्ड्स होते हैं, रोटेशंस होती हैं. सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज नॉट डिफरेंट. यहाँ पर भी सबसे पहले एरिया आइडेंटिफाई होगा, पैटर्निंग, देन देयर विल बी अ हॉलो ट्यूब फॉर्मेशन, फिर उस ट्यूब के अंदर देयर विल बी रोटेशंस एंड अल्टीमेटली द हार्ट विल बी डेवलप्ड. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, विच एरिया इज असाइंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ हार्ट. Now, the vascular system appears in the middle of the third week. So, it's during the third week of development when the vascular system starts appearing. Third week, it's pretty early. And it is the right time because at this time embryo is no longer able to satisfy its nutritional requirements by diffusion. So होता ये कि start में when it's just a single cell which is the zygote, which then is converted into a 2 cell stage, then 4 cell stage, then 8 cell stage. और ये जब cell multiply होते चले जाते हैं, number of cells बढ़ते चले जाते हैं, तो initial जो cell का पूरा ये बॉल है, which is the developing embryo, which is just like a ball of different cells, so it is still getting its nutrients by the process of diffusion. यानी ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज कर जाएगी and then it will be distributed through all the cells. लेकिन जब ये नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, यानी जब एम्ब्रियो एक्चुअली थर्ड वीक में एंटर होता है, तो अब डिफ्यूजन का प्रोसेस इनफ नहीं है. नाउ द एम्ब्रियो नीड्स प्रॉपर चैनल्स, प्रॉपर कैनाल्स फॉर द एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गेटिंग रिड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स. सो इस वक्त चूँकि सेल काउंट इतना ज़्यादा हो जाता है और एम्ब्रियो ज़ाहिर इलोंगेट करना शुरू कर देता है, फोल्डिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं, सेल का नंबर बढ़ जाता है. नाउ इट्स बिकमिंग अ बिगर एंड बिगर स्ट्रक्चर. सो एज इट्स बिकमिंग अ बिगर स्ट्रक्चर, इट नीड्स अ प्रॉपर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ताकि बाकायदा एक हार्ट टाइप की चीज़ हो जो पंप कर रही हो, ब्लड सर्कुलेट कर रहा हो. सो दैट इज अ रिक्वायरमेंट. ओके, सो डिफ्यूजन सफाइस नहीं करती, इट डजंट सफाइस. Therefore, the cardiovascular system becomes necessary. Okay, now the progenitor heart cells lie in the epiblast. So that's the key buzzword. यहाँ से सारी कहानी शुरू होती है. The epiblast, which is just to the cranial end of the primitive streak. आप मेरी जनरल एम्ब्रियोलॉजी की प्लेलिस्ट अगर फॉलो करें तो वहाँ ये सब चीज़ें मैंने समझाई हैं. व्हाट इज़ द प्रिमिटिव स्ट्रीक और एपिब्लास्ट क्या है, हाइपोब्लास्ट क्या है. सो प्रिमिटिव स्ट्रीक के क्रैनियल एंड पर ये जो एरिया यहाँ आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो एपिब्लास्टिक सेल्स हैं वहाँ ये सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, विच आर नोन एज प्रोजेनिटर हार्ट सेल. प्रोजेनिटर मतलब इनसे हार्ट सेल्स बनेंगे. सो दीज आर द सेल्स विच विल गिव राइज टू हार्ट सेल्स. ओके, फ्रॉम देयर दे माइग्रेट through the streak, primitive streak की बात हो रही है, into the visceral layer of the lateral plate mesoderm. ये सारी टर्मिनोलॉजीज अगर आप मेरी जनरल एम्ब्रियोलॉजी की प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो समझ में आएंगी, नहीं कर रहे हैं तो समझ में नहीं आएंगी. सो मेरा आपको सजेशन ये है कि गो एंड वॉच फर्स्ट
दी जनरल एम्ब्रियोलॉजी प्लेलिस्ट, ताकि ये सारे आपको लेटरल प्लेट मेसोडर्म क्या चीज़ है, विजरल प्लेट में मैं दोबारा ये नहीं समझा सकता बिकॉज ऑलरेडी इट्स अ वेरी लॉन्ग चैप्टर. सो फर्स्ट गो रीड एंड अंडरस्टैंड दोज चैप्टर्स और वो वीडियोस देख लें, फिर यहाँ पर आएँ तो ये बात आराम से समझ में आ जाएगी कि प्रिमिटिव स्ट्रीक के क्रेनियल एंड पर जो एपिब्लास्ट है वहाँ ये सेल्स जनरेट होते हैं जिनका नाम है प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स, और ये यहाँ पे स्टे नहीं करते, दे देन they migrate. आपको पता है कि एम्ब्रियोलॉजी में the cells which are generated at one point they tend to migrate in the early times of embryogenesis to a place जहाँ उनकी सही लोकेशन होती है. So for example यहाँ पे if you see this is the epiblastic cell, तो यहाँ से ये migrate करके lateral plate mesoderm तक आ गए हैं, and now this area is known as the primary heart field. So they migrate to the mesoderm area where some form the horseshoe shaped cluster of cells which are called the PHF, the primary heart field. So the primary heart field is in the area of the lateral plate mesoderm. और ये सेल्स कहाँ से आए हैं, एपिब्लास्ट से आए हैं, और इन सेल्स का नाम क्या था, प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स. ओके, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज और सारी सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए. Now these cells form portion of the atria एंड एंटायर लेफ्ट वेंट्रिकल. अब ये जो सेल्स आए हैं एपिब्लास्ट से, यानी एट्रिया किस चीज़ से बने हैं, cells form portions of the atria, not all of the atrial structure, but ज़्यादातर atria का structure बना है in epiblastic cells है, and the entire left ventricle. Now the right ventricle and outflow tracts are derived from another structure which is called the secondary heart field, जिसके बारे में अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, which also contributes cells to the formation of atria. यानी देखो atria का एक कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम दी एपिब्लास्टिक सेल्स जो माइग्रेट करके प्राइमरी हार्ट फील्ड में आए हैं. लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे का पूरा किससे बना है, फ्रॉम द एपिब्लास्टिक सेल्स जो माइग्रेट करके प्राइमरी हार्ट फील्ड से आए हैं. लेकिन अब क्या क्या बच गया, एट्रिया का कुछ पोर्शन बच गया, राइट वेंट्रिकल बच गया, आउटफ्लो ट्रैक्ट बच गया, ये सारी चीज़ें बनती हैं फ्रॉम द सेकेंडरी हार्ट फील्ड. तो ये आपको अगर एम्ब्रियोलॉजी आपको पहले से पता है, अच्छे से पढ़ रखी है, तो आपको एक्चुअली एडल्ट हार्ट का फंक्शन समझ में आएगा. ओके, नाउ दिस सेकेंडरी फील्ड ऑफ सेल्स resides in the visceral mesoderm. देखें प्राइमरी हार्ट फील्ड के सेल्स कहाँ थे, they were present in the lateral plate mesoderm, जबकि सेकेंडरी हार्ट फील्ड के जो सेल्स हैं they are in the visceral या splanchnic mesoderm, ventral to the pharynx. और अगेन ये visceral mesoderm क्या है, splanchnic mesoderm, so ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको तब समझ में आएंगी जब आपने ये लेक्चर्स पढ़े हुए हैं. So in this diagram you can actually appreciate कि there is an area in the lateral plate mesoderm जो कि प्राइमरी हार्ट फील्ड बनाते हैं, एंड देन देयर इज स्प्लैंकनिक मेसोड्रम, तो यहाँ पे भी कुछ सेल्स जनरेट होना शुरू होते हैं. दीज आर कॉल्ड द सेकेंडरी हार्ट फील्ड. ओके, नाउ अ प्रोजेनिटर हार्ट सेल माइग्रेट थ्रू द प्रिमिटिव स्ट्रेक ऑन अप्रॉक्सिमेटली डे 16 ऑफ द जेस्टेशन. तो मैंने आपको जो बात की थी कि यहाँ पे एपिब्लास्ट माइग्रेट करना शुरू करते हैं, सो ये माइग्रेशन का टाइम है अराउंड 16 डेज. ओके, दे आर स्पेसिफाइड ऑन बोथ साइड्स फ्रॉम लेटरल टू मीडियल टू बिकम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट. This is actually called patterning. Now the patterning of cells occur at about the same time that laterality of the whole embryo is being established. देखें ये हमने जनरल एम्ब्रियोलॉजी में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था लेटरलिटी का, सेरोटोनिन बेस्ड कॉन्सेप्ट था कि राइट और लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी असाइन होते हैं. बिल्कुल इसी तरह आपके हार्ट का भी राइट और लेफ्ट पार्ट असाइन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो सारा सिस्टम तितर बितर हो जाएगा जिसे कहते हैं ना. सो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द हार्ट और ये ऊपर वाले चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम में से जो वेसल निकलेगी इट हैज़ टू गो टू द लंग्स, क्योंकि राइट साइड ऑफ द हार्ट में इम्प्योर ब्लड आ रहा है एंड लंग्स में जाएगा तभी उसमें ऑक्सीजन ऐड होगी और प्योर होके इसने वापस आना है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में. और लेफ्ट साइड से जो ब्लड वेसल निकलेगी इट हैज़ टू गो टू द होल बॉडी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट और लेफ्ट हाफ सही से असाइन हो, और ये जो राइट और लेफ्ट हाफ असाइन होने का सिस्टम है ये एज अर्ली एज द लिटरलिटी ऑफ द एम्ब्रियो जिस वक्त इस्टेब्लिश हो रही होती है उसी वक्त ये भी स्टार्ट हो जाता है. ओके, एंड इट्स वेरी एसेंशियल फॉर हार्ट डेवलपमेंट. सेल्स इन द सेकेंडरी हार्ट फील्ड ऑल्सो एग्जिबिट लिटरलिटी सच दैट दोज ऑन द राइट साइड contribute actually to the left of the outflow tract region, so it's kind of opposite. और ये भी हम आगे पढ़ेंगे
आगे जो हार्ट की जिस तरह से रोटेशंस वगैरह डिस्कस करेंगे, सो राइट साइड के सेकेंडरी हार्ट फील्ड लेफ्ट साइड का आउटफ्लो ट्रैक बनाएंगे, एंड दोज ऑन द लेफ्ट साइड विल कंट्रीब्यूट टू द आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑफ द राइट साइड. दिस लिटरलिटी इज डिटरमाइंड बाय द सेम सिग्नलिंग पाथवे जो बाकी एम्ब्रियो में है, और वो पाथवे अभी डिस्कस भी कर लेंगे. दिस इज द सेरोटोनिन 5-HT pathway. Okay, right. Now it explains the spiraling nature of the pulmonary artery and the aorta, and ensures that the aorta exits from the left ventricle and pulmonary artery exits from the right ventricle. मैंने इस डायग्राम में आपको समझाया कि why this is important, क्योंकि अगर pulmonary artery ही राइट साइड से नहीं निकलेगी तो impure blood और lungs और सारी आपकी physiology ऊपर नीचे हो जाएगी. Okay, now once the cells establish the primary heart field, they are induced by the underlying pharyngeal mesoderm. Again, this is a general principle of the whole embryology कि कोई एक सेल टाइप जब एक जगह पहुंचती है तो वो आसपास के सेल को इंड्यूस करती है कुछ फैक्टर्स रिलीज करने के लिए, और वो आसपास के सेल्स भी कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो उन सेल्स पे एक्ट करते हैं. सो ये जो इंडक्शन का प्रोसेस है ये पूरी एम्ब्रियोलॉजी में इसी तरह है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, इट ऑल गोज इन द सिमिलर वे. तो यहाँ भी जैसे ही ये प्राइमरी हार्ट फील्ड के सेल्स यहाँ पहुँचते हैं, ये आसपास जो फेरेंजियल सेल्स हैं उनको इंड्यूस करते हैं और वहाँ से फेरेंजियल एंडोडर्म को, एंड वहाँ बनना शुरू हो जाते हैं कार्डियक मायोब्लास्ट, यानी वो सेल्स जो आगे चल के हार्ट बनाएंगे, एंड ब्लड आइलैंड्स दैट विल फॉर्म द ब्लड सेल्स एंड वेसल्स बाय द प्रोसेस ऑफ वैस्कुलोजेनेसिस. नाउ विद टाइम द आइलैंड्स ऑफ these blood vessels they unite and form a horseshoe shaped region, endothelial lined tube. देखें अब ट्यूब बनना स्टार्ट हो गई है, surrounded by some cells, myoblast. This region is known as the cardiogenic region, यानी यहाँ हार्ट बनेगा. The intraembryonic cavity over this structure, the cardiogenic region, later develops into the pericardial cavity. और ये किसी डायग्राम में इन्होंने दिखाया भी है. So let me take you to the diagram. So this diagram for example, होता ये है कि अब यहाँ पे ये प्राइमरी हार्ट फील्ड के सेल्स आ गए, आसपास इसके फेरेंजियल अपैरेटस डेवलप हो रहा है, तो जो फेरेंजियल एंडोडर्म है वो इंड्यूस होती है और वहाँ पे कुछ कवरिंग सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं विच विल फॉर्म द कार्डियक cells, myocytes बनाएंगे. एंड देर इज़ ऑल्सो इंडक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जो स्टार्ट में इस तरह से कैविटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं और फिर वो कैविटीज़ आपस में ज्वाइन होकर के एक हॉलो ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर बन जाती हैं. सो दैट इज़ द इनिशिएशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द हार्ट ट्यूब बेसिकली. ओके, और उसके इर्द गिर्द जो कैविटी है विच इज़ द कैविटी ऑफ द एम्ब्रियो, दैट कैविटी विल फॉर्म फ्यूचर पेरिकार्डियल कैविटी. सो देखें एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया है जिसमें प्राइमरी हार्ट फील्ड कुछ सेल्स मौजूद हैं जो एक ट्यूब की शक्ल लेते जा रहे हैं, एक ट्यूब जिसकी इंटरनल लाइनिंग एंडोडर्मल लाइनिंग है और उसके इर्द गिर्द कार्डियक मायोसाइट्स बनना शुरू हो गए हैं और एक कैविटी बनना शुरू हो गई है विच विल टेक द फॉर्म ऑफ पेरिकार्डियल कैविटी. सो ये जो सारा एरिया है दिस इज कॉल्ड द कार्डियोजेनिक एरिया. यहाँ पे हार्ट डेवलप होगा. ओके, सो इसी हाउ थिंग्स आर डेवलपिंग. सबसे पहले एपीब्लास्ट के अंदर यहाँ पर सेल्स इस डायरेक्शन में गए, यहाँ से वो प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू चले गए इन द मीजोडर्मल एरिया, यहाँ से फिर इंडक्शन शुरू हो गई फेरेंजियल एरिया की और एक इनिशियल प्राइमरी primitive cardiogenic area establish हो गया. Okay, now in addition to the cardiogenic region, other blood islands appear bilaterally, parallel and close to the midline of the embryonic shield. These islands form a pair of longitudinal vessels which are now known as dorsal aortae. सो बेसिकली हो ये रहा है कि एक कार्डियोजेनिक रीजन इस्टेब्लिश हो रहा है, एक ट्यूब बनती जा रही है, साथ में कुछ और ब्लड आइलैंड्स. जब हम ब्लड आइलैंड्स कहते हैं तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि इस तरह के पॉकेट्स बन जाते हैं जिसमें ब्लड फ्लोट करता है, और जब ये पॉकेट्स आपस में मिल जाते हैं, सो से फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ ब्लड आइलैंड जिसमें यहाँ ब्लड होगा, और इसका फिर नेक्स्ट स्टेज ये होगा कि ये जो आइलैंड सेल्स हैं ये आपस में इस तरह से कोएलेस हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपस में, और जब ये मिल जाएंगे तो यू सी देयर इज़ अ ट्यूब फॉर्मेशन, एक ट्यूब बन जाएगी, इस तरह से एक ट्यूब बन जाएगी. सो दीज ट्यूब्स
प्रिमिटिव डॉर्सल एओर्टा बनना शुरू होती हैं। ये जब हम इस चैप्टर में आगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स डिस्कस करेंगे तो फर्दर डिटेल में ये बात आएगी। बट हेयर यू सी हाउ हमारी हेडिंग क्या थी। देखें हेडिंग के साथ कॉन्टेक्स्ट बनाए रखे हैं। हमारी हेडिंग थी इस्टेब्लिशमेंट एंड पैटर्निंग ऑफ द प्राइमरी हार्ट फील्ड। तो प्राइमरी हार्ट फील्ड का एरिया किस तरह डेवलप हो रहा है वो सारी बात हम यहाँ कर रहे हैं। और इसमें ये कॉन्सेप्ट आया, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये हमने जनरल एम्ब्रियोलॉजी में भी डिस्कस की थी कि लिटरलिटी की क्या बात, लिटरलिटी इंपॉर्टेंट है। देखें दिस इज अ डायग्राम विच इज शोइंग द डॉर्सल व्यू ऑफ अ 16-day old embryo and it is showing how laterality pathway works. The pathway is expressed in the lateral plate mesoderm on the left side and involves a number of signaling molecules primarily including serotonin 5-HT which result in the expression of a transcription factor which is called PTEX2. Now this is the master gene for left sidedness. So on the left side basically ये पूरा pathway activate होता है and ये PTEX2 express होना शुरू होती है. So this identifies expression of this particular gene identifies that we are talking about the left side of the embryo. This pathway specifies the left side of the body and also programs the heart cells in the primary and secondary heart fields. The right side is specified as well, but genes responsible for this patterning have not been completely understood. So left side की तो हमें पता है कि PTEX2 is the key master regulator, but right side पे we are not very sure. Now disruption of this pathway on the left results in the laterality of the embryo में कोई ना कोई abnormalities develop हो जाती हैं, such as many heart defects. And you know when will that happen? See, serotonin is involved. So whenever antidepressants are being used, antidepressants intervene with the serotonin pathway. इसीलिए pregnancy में antidepressants मना की जाती हैं. They are teratogenic because उससे serotonin inhibit होता है, PIX2 की X2 की expression alter होती है और left और राइट सारा गड़बड़ हो जाता है. सो यू नो देयर आर डिफेक्ट्स इन हार्ट, देयर आर डिफेक्ट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो दिस इज व्हाई सेरोटोनिन pathway should not be disturbed during early development. Now before we proceed to the next heading, this is something important that we should spend a couple of minutes on: laterality and heart defects. This is so important, the phenomena of laterality, कि if this is disturbed, a lot of heart defects have been reported. Establishing laterality during gastrulation is essential for normal heart development because it specifies cells contributing to and patterning the right and the left sides of the heart. This process requires serotonin, जैसे अभी हमने बात की, it's a key molecule in this pathway. 5-HT is concentrated on the left side of the embryo and through the signaling and the transcription factor MAD3 it ultimately leads to expression of PTEX2 which is the master gene for the left sidedness. The right side is also, but we don't know the genes of the right side. Now cardiac progenitor cells are also specified at this time both for parts of the heart they will form and their left and right sidedness. Thus the period day 16 to day 18 is extremely crucial and critical for heart development and identification of the laterality issues. Okay, now this is very important. और अगर ये नहीं हुआ सही से, then there can be diseases like dextrocardia, ventricular septal defects, atrial septal defects and double outlet ring problems and whatnot. तो इसीलिए ये देखें how important this is, extremely important. And for that particular reason ये inhibitors of serotonin, ये selective serotonin reuptake inhibitors, if these are used, which are the common antidepressants used in clinics, if these are used during pregnancy, all these diseases can happen. Okay, and I mean this is as simple as that I can make it. So during pregnancy, big no to SSRIs. Antidepressants में SSRIs are not used during pregnancy. Simple stuff. Okay, so ये पहली heading समझ में आ गई सबके. क्या हो रहा है इस heading का पूरी summary क्या है कि there is primary heart field, there is a cardiogenic area, कुछ ट्यूब श्यूब बनना preliminary सी start हो गई है, कुछ muscles बनना start हो गए हैं, epiblast वगैरह. So अब move करते हैं अगले concept पे, which is the formation of heart tube. Not only the formation but also the positioning of the heart tube. तो इस heading को start करते हैं.
ट्यूब फॉर्मेशन एम्ब्रियोलॉजी में एक जनरल प्रिंसिपल है कि इट इज़ यूजुअली बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग्स ऑफ द एम्ब्रियो एंड लेंथनिंग, क्रेनियोकॉर्डल लेंथनिंग ऑफ द एम्ब्रियो. सो जब फोल्डिंग होती है, लेटरल फोल्डिंग और क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग्स, तो उसकी वजह से यूजुअली ट्यूब्स बनती हैं. गट ट्यूब भी ऐसे ही बनती है, न्यूरल ट्यूब्स की फॉर्मेशन, एंड सो इज द फॉर्मेशन ऑफ द हार्ट ट्यूब. सो इनिशियली द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कार्डियोजेनिक एरिया is anterior to the oropharyngeal membrane and the neural plate. With closure of the neural tube and formation of the brain vesicles, however, the central nervous system grows cranially so rapidly that it extends over the central cardiogenic region and the future pericardial cavities. As a result of this, as a result of what? The growth of brain and cephalic folding, what happens is the oropharyngeal membrane is pulled forward, whereas the heart and the pericardial cavity first moves into the cervical region and then ultimately into the thoracic region, which is the final place. So अगर हम डायग्राम पे भी इसको फॉलो करें, so what happens basically कि initially you see this is what the pericardial area is. This is the pericardial cavity and the primary cardiogenic area. ये एंटीरियर टू द ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है. लेकिन जैसे ही इस क्रेनियल एंड पे, दिस इज द क्रेनियल एंड, दिस इज द कॉर्डल एंड ऑफ द एम्ब्रियो, क्रेनियल एंड पे जैसे ही ग्रोथ होगी, सो इट विल सरपास, इट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और फिर फोल्डिंग भी होती है, देयर इज क्रेनियो कॉर्डल फोल्डिंग. तो ये जो सिफेलिक फोल्डिंग हो रही है, उसका फिर रिजल्ट ये होता है कि देखें, दिस इज ग्रोइंग, दिस रीजन इज ग्रोइंग एंड इट इज ओवरहैंगिंग द कार्डियक एरिया, एंड फाइनली यू सी ये इतना ग्रो कर जाता है सिफेलिक पोर्शन कि जो कार्डियक पोर्शन है, नाउ इट इज लाइंग इन द thoracic region. So that's all because of the initiation of the folding process and growth of the brain vesicles. तो initial जो cardiac location है वो पीछे हो जाती है और head आगे निकल जाता है. As the embryo grows and bends cephalocaudally, it also folds laterally. Lateral folding भी होती है. Again, अगर आपने मेरी general embryology की videos देखी हैं तो ये बात आपकी समझ में आ जाएगी. As a result, the caudal region of the paired cardiac tubes merge at the caudal. Now what happens is, now that's again a general principle. जब कभी lateral folding होती है embryo की in the lateral direction, what happens कि यहाँ जो structures develop हो रहे होते हैं ये मिलकर ultimately एक tube बना लेते हैं क्योंकि they merge in the center. So as a result what happens कि the heart becomes a continuous expanded tube which consists of an inner endothelial lining and an outer myocardial layer. तो एक tube बन जाती है and the tube is actually protruding in the embryonic cavity. और ये जो ट्यूब बनती है, this tube like structure, you see this is the tube that we are talking about. So initially they are present on the mesodermal areas, लेकिन जब folding होती है, lateral folding, so it actually makes a tube. So this is what we call the endocardial tube, जिसकी internal lining होती है endocardium की और बाहर muscle cells होते हैं. Okay, so it forms a tube. Now this tube receives venous drainage at the caudal pole and begins to pump the blood out of the first aortic arch into the dorsal aorta at the cranial pole. Now this is important stuff और इसकी अभी मैं importance आपको समझाता हूँ. So that is the actually tube formation, so जिसका हम जिक्र कर रहे हैं. इसका ये caudal portion है और ये cranial portion है. So caudal portion से blood इसमें enter होता है, जिसका मतलब ये भी हुआ कि जो caudal portion है that will form actually the एडल्ट हार्ट का, या जब ये हार्ट डेवलप हो जाएगा तो उसका एट्रियल पोर्शन, और जो क्रैनियल पोर्शन है इसमें से ब्लड निकल के जाता है. सो दैट विल एक्चुअली डेवलप इनटू द वेंट्रिकुलर पोर्शन. अभी हम आगे चल के बात समझेंगे क्योंकि आपको ये बात मालूम है कि हार्ट का वो कौन सा पार्ट है जिसमें ब्लड आता है. सो इफ यू ड्रॉ अ हार्ट साइड बाय, यहाँ पे हम हार्ट बनाते हैं. सो दीज आर द एट्रिया, दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम एंड दीज आर द वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. So blood आता है in the right atrium first and then it goes to the lungs and then come back, and ventricle से blood बाहर निकलता है. So आने रिसीव करने वाला जो पार्ट है वो एट्रिया का पार्ट है, चाहे वो राइट एट्रिया हो या लेफ्ट एट्रिया हो. जबकि एम्ब्रियोलॉजिकली ये जो ट्यूब बनी है, दिस ट्यूब, इसमें रिसीव करने वाला पार्ट यहाँ है. देखें कॉर्डल एंड पे, यहाँ ऊपर है लेकिन यहाँ कॉर्डल एंड पर है. बिल्कुल इसी तरह वेंट्रिकल्स नीचे हैं लेकिन यहाँ वेंट्रिकल्स ऊपर हैं. अब रीज़न इसका ये है क्योंकि अभी ये ट्यूब बनी है, वेट करें, ये जो ट्यूब है इस तरह से रोटेट करेगी और बेसिकली जो नीचे का हिस्सा है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा रोटेशंस की वजह से. इस वक्त वी आर जस्ट टॉकिंग देयर इज अ ट्यूब विच इज फॉर्म्ड, और वो जो ट्यूब है उसका एक कॉर्डल पोल है. कॉर्डल पोल रिसीव करता है वेनस ब्लड एंड देयर इज अ क्रेनियल पोल जिसमें से ब्लड बाहर निकलता है. ओके,
Now, the developing heart tube bulges more and more into the pericardial cavity. Initially, however, the tube remains attached to the dorsal side of the pericardial cavity by a fold which is called dorsal mesocardium, and there is no ventral mesocardium. That is very important. और dorsal mesocardium किससे बनती है, किस एरिया से बनती है? सेकेंडरी हार्ट फील्ड से. याद है आपको, मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि एपिब्लास्ट के सेल्स प्रिमिटिव स्ट्रीक से मूव करके लेटरल मेसोड्रम पर आते हैं. उस एरिया को हम कहते हैं प्राइमरी हार्ट फील्ड. लेकिन देयर आर सम सेल्स विच डेवलप ऑल्सो इन द स्प्लैंक्निक मेसोड्रम, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी हार्ट फील्ड. तो सेकेंडरी हार्ट फील्ड से ये डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम, नॉट द मीजोगैस्ट्रियम, सॉरी, मीजोकार्डियम डेवलप होती है. ओके, इफ वी हैव अ लुक एट दिस डायग्राम से फॉर एग्जांपल हियर, सो यू शुड बी एबल टू एप्रिशिएट कि दिस इज द ट्यूब, दिस इज द एंडोकार्डियल डेवलपिंग ट्यूब, और यहाँ दिस स्ट्रक्चर विच इज कनेक्टिंग दिस एंडोकार्डियल ट्यूब विद द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑन द डॉर्सल साइड इज नोन एज डॉर्सल मीजोकार्डियम. वेंट्रल साइड पे ऐसी कोई मीजोकार्डियम या कनेक्शन नहीं है. So the ventral mesocardium never develops in heart. It is never developed. There is only a dorsal connection, और वो connection कहलाता है dorsal mesocardium. Okay? So ये टर्म भी क्लियर हो गई. Now let's move on. आगे बात को बढ़ाते हैं. With further development, the middle section of the dorsal mesocardium disappear. तो इसका भी मिडिल पोर्शन बाद में, यानी अगर सपोज दिस इज द डॉर्सल साइड और यहाँ पे ये डॉर्सल मेसोकार्डियम है और ये एंडोकार्डियल ट्यूब है, तो जो इसका मिडिल पोर्शन है इट डिसअपियर्स, यहाँ से ये गायब हो जाती है, एंड दैट इज नोन एज द ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस. जब डॉर्सल मेसोकार्डियम का मिडिल पोर्शन गायब हो जाता है, इट डिसअपियर्स. द हार्ट इज नाउ सस्पेंडेड इन अ कैविटी बाय blood vessels in its cranial and caudal poles. तो ultimately इस सब का रिजल्ट ये निकलता है कि that's what the heart looks like. There is a cavity which is the primitive pericardial cavity. There is kind of no connection by any mesentery, not the dorsal, क्योंकि वो disappear हो गई है. Ventral mesocardium तो कभी बनी ही नहीं थी. तो इस pericardial cavity के अंदर heart suspended है by these blood vessels towards the cranial and the caudal poles. Okay. Now during these events, the myocardium thickens and secrete a layer of extracellular matrix which is known as cardiac jelly. Cardiac jelly बनती है between the myoblast, जो future के cardiac cells होंगे, and the endodermal lining. उनके बीच में ये cardiac jelly बन जाती है. ठीक है. In addition, formation of the proepicardial organ occurs in the mesenchymal cells located at the caudal border of the dorsal mesocardium. Cells from this structure proliferate and migrate over the surface of the myocardium to form the epicardium. यानी देखें हो ये रहा है कि अब जो हार्ट है with the passage of time it is now going to develop into a 3-layer structure. सबसे अंदर जो लेयर है दैट इज दी एंडोकार्डियल लेयर, जो शुरू से बनी हुई है. फिर मायोकार्डियम, जो कि भी अर्ली स्टेजेस में बन गया था, अब बनना शुरू हो जाते हैं एपिकार्डियम, या इसको ऑल्सो इट इज कॉल्ड विजुअल पेरिकार्डियम. नाउ दिस एपिकार्डियम इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय वन ऑफ द स्ट्रक्चर जो भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, एंड दैट स्ट्रक्चर वाज द मेसोकार्डियम. सो मेसोकार्डियम के डॉर्सल जो उसका लोअर पोर्शन होता है, कॉर्डल पोर्शन होता है, लेट मी फाइंड वेयर इज द डायग्राम. हियर इज मेसोकार्डियम. इस डायग्राम में ये पूरा क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं करने की कोशिश करता हूँ. सो हियर देयर इज द डॉर्सल मेसोकार्डियम. इसमें से सेल्स डेवलप करके पूरे हार्ट को इस तरह से कवर कर लेते हैं. सो इट एक्चुअली मेक्स द एपिकार्डियम. सो जो एपिकार्डियल लेयर है, जो सबसे बाहर की लेयर है, इट इज डेवलप फ्रॉम द डॉर्सल मेसोकार्डियम. ठीक है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट. नाउ हार्ट इज अ 3-layered structure. There is an endocardium, there is a myocardium, and there is a epicardium. Okay, now this outer layer जो अभी हमने डिस्कस की, epicardium, it is also responsible for formation of the coronary arteries. यानी देखें ये जो coronary arteries है, ये भी इस स्ट्रक्चर से बन रही है, dorsal mesocardium. So dorsal mesocardium is an extremely important structure. और dorsal mesocardium खुद किससे डेवलप होता है? From the secondary heart field. तो this is very important because it is developing rise to epicardium, number one, and it is also giving rise to the coronary arteries. Okay, so that's the cardiac tube. अब तक क्या बात हुई कि पहले एक प्रिमिटिव कार्डियक एरिया असाइन हुआ एम्ब्रियो में, फिर एक लंबी सी ट्यूब बन गई. इस ट्यूब की 3 लेयर्स हैं. अब चूंकि ट्यूब बन गई है तो अब इसमें लूपिंग का प्रोसेस शुरू होगा, विच इज व्हाट वी कॉल फॉर्मेशन ऑफ द कार्डियक लूप.
लूपिंग का प्रोसेस या रोटेशंस के जो प्रोसेस जब कभी एम्ब्रियो में होते हैं, सो दे एक्चुअली असाइन द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द ऑर्गन्स। सो जो भी ऑर्गन्स यहाँ प्रिमिटिव बने हैं, जैसे अभी ये जो ट्यूब बनी है कार्डियक ट्यूब, इसमें जो कॉर्डल पोर्शन है इसका काम है ब्लड रिसीव करना। सो दे अल्टीमेटली इनकी डेस्टिनेशन होगी टू फॉर्म एट्रिया। तो लूपिंग के प्रोसेस के जरिए ये जो एट्रिया हैं ये अपवर्ड पोजीशन में आएंगे। ये जो अपर पार्ट है ये एक्चुअली ब्लड को पंप आउट कर रहा है। सो इनकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है दैट इज टू बिकम वेंट्रिकल, और लूपिंग के नतीजे में दे विल कम इन द डाउनवर्ड साइड। तो ये जो सारा लूपिंग का प्रोसेस है, या एम्ब्रियो में जो भी रोटेशंस के प्रोसेस होते हैं, जैसे गट में हमने पढ़ा था कि गट बाकायदा रोटेट करती है, लूप करती है। सो दैट वाज आल्सो असाइनिंग द गट स्ट्रक्चर्स इनटू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। तो लूपिंग भी ऐसे ही है। यहाँ पर अभी हम देखेंगे जो ये कार्डियक ट्यूब है, वी विल डिस्कस इन दिस डायग्राम कि कैसे ये लूपिंग होती है। अपर पार्ट नीचे आ जाते हैं, लोअर पार्ट ऊपर चले जाते हैं, एंड देन वी गेट द फाइनल स्ट्रक्चर जो कि एक डेवलप्ड हार्ट का होता है। ओके, सो विद दिस concept in mind, let us start reading about looping. The heart tube continues to elongate. Obviously embryo develop हो रहा है, तो heart tube is also elongating and continuously elongating, and more and more cells are added by the secondary heart field. So जो cardiac tube बन जाती है इसमें further cells जो add हो रहे होते हैं, that is again by the secondary heart field. So secondary heart field is actually so important because it is giving rise to epicardium, it is giving rise to coronary blood vessels, it is giving rise to elongation of the tube. और ये elongation इसलिए important है because इसी elongation की वजह से there will be formation of right ventricle and formation of outflow tract यानी conus cordis and truncus arteriosus. तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा secondary heart field से यहाँ सेल कंट्रीब्यूट होने में, then there will be problems such as ventricular septal defects, such as abnormal development of aorta and pulmonary arteries, tetralogy of Fallot, pulmonary atresia type of things. Okay, so all these stuff are very important for normal formation of the future structures, secondary heart field और उसकी contribution towards forming of the elongated cardiac tube. As the outflow tract lengthens, the cardiac tube begins to bend on day 23. अब again this is the general principle of embryology. इस ट्यूब में हम बात ये कर रहे हैं कि जो कार्डियक ट्यूब बन जाती है उस कार्डियक ट्यूब के इस क्रेनियल पोर्शन में और सेल्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम द सेकेंडरी हार्ट फील्ड, जिसके नतीजे में ये जो अपर एंड है इस कार्डियक ट्यूब का, ज़ाहिर है इसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब इसका साइज़ बढ़ेगा तो आई मीन इट कैन नॉट कीप ऑन इंक्रीजिंग इन साइज। जैसे अपर डायरेक्शन में ट्यूब लंबी तो नहीं होती चली जाएगी, तो चूंकि जगह की कमी है, लिमिटेशन है स्पेस में, सो इट स्टार्ट्स बेंडिंग। जब सेल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो इसमें बेंड आना स्टार्ट हो जाता है। सो ऑन डे 23 द अपर पार्ट स्टार्ट्स बेंडिंग, द सेफेलिक पोर्शन ऑफ द ट्यूब बेंड्स वेंट्रली, कॉर्डली एंड टू द राइट, एंड द एट्रियल पोर्शन शिफ्ट्स डॉर्जोक्रेनियली एंड टू द लेफ्ट। यानी ये देखो रोटेशन का इफेक्ट आता है। अगर हम यहाँ इसको डायग्राम में देखें, सो दिस इज द क्रेनियल पोर्शन, here we are talking about the cranial portion of the cardiac tube, this is the caudal portion, और जो upper part है मैंने आपको बताया कि यहाँ पे cells ऐड हो रहे हैं from the secondary heart field, और जैसे जैसे सेल ऐड होते हैं इसका साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से इसकी इस डायरेक्शन में रोटेशन होती है। अब ये जो रोटेशन स्टार्ट हो रही है, इस लूप जो लूप बन रहा है दैट इज डाउनवर्ड वेंट्रली और राइट साइड पे, दिस इज द राइट साइड। अब इस रोटेशन की वजह से जब ये पार्ट डाउनवर्ड मूव करता है तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट स्टार्ट्स मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड यू सी इस डायग्राम में नजर भी आ रहा है कि इट इज tilting towards this part राइट साइड पे, और जो लोअर पार्ट है ये क्रेनियल पोर्शन में और डॉर्सल साइड पे जाना शुरू हो जाता है, बिकॉज दैट्स द वेंट्रल मूवमेंट एंड दिस इज द डॉर्सल मूवमेंट। सो दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड हियर कि इस पूरी मूवमेंट से जो सेफेलिक पोर्शन है वो नीचे की तरफ आएगा, और जो एट्रियल पोर्शन है जो कॉर्डल साइड पे था वो क्रेनियल साइड पे मूव कर जाएगा। सिंपल टू अंडरस्टैंड, सेफेलिक पोर्शन इज मूविंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड यानी कॉर्डल डायरेक्शन में, और जो कॉर्डल पोर्शन था वो अपवर्ड डायरेक्शन में। सो ये लूपिंग स्टार्ट हो जाती है, और लूपिंग की बेसिस क्या है? एडिशन ऑफ न्यू सेल्स इन द क्रेनियल पोर्शन। नए सेल्स चूंकि ऐड होते हैं तो ये बेंड होना शुरू हो जाती है ट्यूब। ओके, आगे चलते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। दिस बेंडिंग which may be due to the cell shape changes creates a cardiac loop. So this is basically a loop formation. Okay, it is completed by day 28. While the cardiac loop is forming, local expansions become visible throughout the length of the tube.
अब जैसे जैसे ये लूपिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, हर एरिया, हर पार्ट ऑफ दिस कार्डियक ट्यूब स्टार्ट्स बिकमिंग एन एनलार्ज स्ट्रक्चर एंड लुकिंग मोर लाइक द फ्यूचर डेवलप्ड हार्ट। और अभी हम देखते हैं कौन कौन से पोर्शंस हैं। द एट्रियल पोर्शन, initially paired structure outside the pericardial cavity, forms a common atrium। तो एक common atrium develop होना शुरू हो जाता है। The atrioventricular junction remains a narrow and forms atrioventricular canal। यानी ये वो जगह है जहां atrium ventricle के साथ connect हो रहा है। So it is now in the form of an AV canal which connects, ये हो गई बात। The bulbous cordis is narrow except for its proximal third। This portion will form the trabeculated part of the right ventricle। So ये अब इस डायग्राम में अगर हम different areas को देखना स्टार्ट करें, so look here, this the most caudal part is the area which will develop into the atrium। So this is the atrial area। उसके ऊपर ये जो blue नजर आ रहा है that is the ventricular area, और यहाँ जो इनके अंदर बीच में कनेक्शन होगा that is the atrioventricular canal। सही है। उसके ऊपर ये जो ट्यूब का ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड बल्बस कॉर्डिस। अब ये जो बल्बस कॉर्डिस है, इस बल्बस कॉर्डिस के बारे में यहाँ इन्होंने क्या बताया है कि द बल्बस कॉर्डिस इज अ नैरो स्ट्रक्चर एक्सेप्ट फॉर इट्स प्रोक्सिमल थर्ड। जो इसका प्रोक्सिमल थर्ड है दैट इज अ वाइड स्ट्रक्चर, बाकी का सारा इज अ नैरो स्ट्रक्चर, तो दैट इज अ वाइड स्ट्रक्चर एंड इट फॉर्म्स द ट्रेबिक्यूलेटेड पार्ट। यानी जब राइट वेंट्रिकल हम स्टडी करते हैं एनाटॉमी में तब ये बात करते हैं कि देयर इज अ स्मूथ पोर्शन, देयर इज अ ट्रेबिक्यूलेटेड पोर्शन। सो जो ट्रेबिक्यूलेटेड पोर्शन है वो यहाँ बल्बस कॉर्डिस के इस पार्ट से बनता है। नाउ द मिड पोर्शन, the conus cordis will form the outflow tract of both the ventricles। और ये जो conus cordis है, conus cordis का स्ट्रक्चर कहाँ डेवलप हो रहा है? सो दैट पार्ट जो ये outflow structures बनाएगा, these outflow structures they are called the conus cordis part। ओके, सो मुख्तलिफ डायग्राम्स दिखाएंगे यहाँ पे, डिफरेंट एरिया, यहाँ पे भी लूपिंग बता रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ कार्डियक लूपिंग। यहाँ भी लूपिंग का पूरा फिनोमिना है और फाइनल स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं कि किस तरह एट्रियम बन चुका है, वेंट्रिकल बन चुका है, and there is a pericardial cavity and you also see conus cordis जिससे truncus arteriosus basically outflow tract बन रहा है। तो ये पूरा एरिया conus cordis वाला एरिया है, ठीक है। bulbous cordis के ऊपर जो ब्लैक इस वक्त यहाँ दिख रहा है। now the distal part of the bulbus, the truncus arteriosus will form the roots and proximal portion of aorta and pulmonary artery। so अब बेसिकली जो important part है वो ये कि you have to remember कि कौन से part से क्या structure बनेगा। so that's important। यहाँ bulbous cordis का distal part will be developing into aorta and pulmonary artery। the junction between the ventricle and the bulbous cordis externally indicated by the bulboventricular sulcus। so we are talking about bulbous cordis, this is the bulbocordis and this is the ventricle। और इन दोनों की बीच में यहाँ पे जो एक sulcus सा बनता है, जो junction है between the ventricle and the bulbous cordis, this is called the bulboventricular sulcus। okay, remains narrow, it is called the primitive interventricular foramen। so this is the point where interventricular foramen will be developed। और ये जो प्राइमरी इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन है दैट्स एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बिकॉज ये दो वेंट्रिकल्स के बीच में एक फोरामेन डेवलप होगा और फिर इसमें चेंजेस होंगे एंड विल सी हाउ द सेप्टम बिटवीन द वेंट्रिकल इज डेवलप्ड। सो दैट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज बिटवीन द वेंट्रिकल एंड द बल्बस कॉर्डिस, ठीक है। सो इसके बाद आगे बात करते हैं जी। द कार्डियक ट्यूब इज ऑर्गेनाइज्ड बाय रीजन्स अलोंग इट्स craniocordal axis from the truncus to the right ventricle to the left ventricle। so basically बात यहाँ पे ये हो रही है कि as the development of the heart continues, the tube number one forms loops, इसमें rotations होती हैं, and number two it undergoes the process of differentiation। so differentiation का जो process है इसका मतलब ये है कि हर part अपने future structures जैसी चीज़ बनाना शुरू करेगा। so here for example you start looking, it's already beginning to look like a mature heart। okay, so ये सारा process looping की domain में हो रहा है। Alright, आगे बात को मज़ीद बढ़ाते हैं। फर्दर टू दिस लेफ्ट राइट वेंट्रिकल ऑर्गन्स बनना शुरू हो गए हैं फ्यूचर के। व्हेन लूपिंग इज कंप्लीटेड द स्मूथ वॉल्ड हार्ट begins to form primitive trabeculae because trabeculae is an important structure of the mature heart। तो अब ये looping के बाद trabeculae बनना शुरू होते हैं in two sharply defined areas just proximal
and distal to the primary interventricular foramen. So ये जो primary interventricular foramen अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, इस इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के दोनों अतराफ में ट्रेबैक्यूली बनना शुरू हो जाते हैं. सो ये जो ट्रेबैक्यूली बनने का सारा प्रोसेस है, इट इज़ अराउंड दिस इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन जिसका भी हमने जिक्र किया था. द बल्बस temporarily remains smooth walled. Bulbous cordis की बात हो रही है. Temporarily it is smooth walled. The primitive ventricle, which is now trabeculated, is called the primitive left ventricle. Likewise, the trabeculated proximal third of the bulbous cordis is called the primitive right ventricle. So this is basically something that you have to memorize कि किस structure से क्या चीज़ बन रही है. इसको समझना मुश्किल नहीं है, but you have to watch the video again and again so that you can remember this. Now the conotruncal portion of the heart tube, which is towards the upper part, this is the conotruncal portion. This is the conotruncal portion, the upper bit, जहाँ से truncus arteriosus and aorta ये सब डेवलप होगा. पोर्शन ऑफ द हार्ट ट्यूब इनिशियली ऑन द राइट साइड ऑफ द पेरिकार्डियल कैविटी shifts gradually to a more medial position. This change in position is the result of formation of the two transverse dilatation of the atrium, bulging on each side of the bulbous cord. Well, this is too much of unnecessary detail. पूरा क्रक्स ये है इस लूपिंग फिनोमिना का, अगर मैं बिल्कुल समराइज कर दूं, कि लूपिंग की वजह से स्ट्रक्चर्स अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंचते हैं और स्ट्रक्चर्स साथ साथ मैच्योर होते हैं, सो दैट दे स्टार्ट मेकिंग देयर मैच्योर काउंटर पार्ट्स. ओके. Now, if this looping is disturbed during embryogenesis, then problems will happen. Right side की चीज़ इधर left side की सब अपनी proper destined positions पर नहीं पहुँचेंगी. So, for example, there is a condition called dextrocardia. It's a condition where the heart lies on the right side. यानी जो apex of the heart है, that is on the left side usually. But if it is the other way around like this on the right side, this is called dextrocardia. और ये dextrocardia is not usually alone as a disease. It is present as a group of disease जिसको हम नाम देते हैं, so many other things are there, laterality disorders basically. So situs inversus जिसमें gut की rotation भी normal नहीं होती, जिसमें और बहुत सारे structures जो rotation के नतीजे में अपने final destination पर पहुंचते हैं वो सब disturb होते हैं. Okay, so that's basically it. Looping is an important thing. Looping का time period पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या changes हो रहे हैं वो, और अब one by one हम आगे चल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स क्या क्या बनाते हैं, कैसे बनता है. बट द पॉइंट इज कि लूपिंग में देखो, दिस इज ब्यूटीफुल एंड मच ऑफ दिस इज स्टिल अनएक्सप्लेन्ड. मैं इसमें ये बात ज़रूर स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि ये कितना ब्यूटीफुल फिनोमिना है कि आपका जो फाइनल हार्ट है वो इस लूपिंग के जरिए बनता है. अब कई सारे इसमें क्वेश्चंस जन्म लेते हैं. फॉर एग्जांपल, वो क्या सिग्नल है जिसकी वजह से ये जो अपर पार्ट है ये लूप करके नीचे आता है, वो क्या सिग्नल है कि ये लोअर पार्ट लूप करके ऊपर जाता है, वो कौन सा सिग्नल है कि जो एट्रियम बनने का प्रोसेस शुरू होता है. तो जेनेटिक लेवल पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल है ही नहीं. ठीक है, लेकिन जितना कुछ पता है वो पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज नोन अबाउट द मोलेकुलर रेगुलेशन ऑफ कार्डियक डेवलपमेंट. कुछ जीन्स के बारे में पता है which are extremely important genes, जिनको हम मास्टर रेगुलेटर्स कहते हैं. पता है कि अगर वो म्यूटेटेड होंगी तो ऑब्वियसली पूरा कार्डियक डेवलपमेंट का प्रोसेस डिस्टर्ब होगा. तो उनके बारे में देखते हैं. नाउ सिग्नल्स फ्रॉम द एंटीरियर endoderm induce a heart forming region in the overlying visceral mesoderm by inducing the transcription factor NKX 2.5. So this is one thing that you have to remember कि सारा जो हार्ट एरिया की पैटर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है कि इस जगह पे हार्ट बनेगा, उसमें ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व है. दिस हैज़ बिन इन्वेस्टिगेटेड, तो ये अभी तक पता है. नाउ द सिग्नल्स रिक्वायर सिक्रीशन ऑफ अनदर प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड BMP, बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन. नाम इसका बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन है, बट ये कार्डियक प्रोसेस की इंडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है. इस प्रोटीन के कई सारे आइसोटाइप्स हैं. सो BMP2 एंड BMP4 आर सीक्रेटेड बाय द एंडोडर्म एंड लेटरल पेरेट मेसोडर्म. सो दे आर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ हार्ट. Concomitantly, the activity of Wnt proteins secreted by the neural tube must be blocked. So ये सुनिए ज़रा, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की एक्सप्रेशन ज़्यादा होती है, इन प्रोटीन्स की एक्सप्रेशन ज़्यादा होती है, तब हार्ट बनता है. लेकिन साथ ही साथ वेंट प्रोटीन की एक्सप्रेशन को ब्लॉक करना पड़ता है. अगर ये ब्लॉक नहीं हुआ तो कार्डियक डेवलपमेंट नहीं होगी. सो इट हैज़ टू बी इनहिबिट. वेंट सिग्नलिंग हैज़ टू बी इनहिबिटेड इन दिस पर्टिकुलर रीजन. यानी अगर एम्ब्रियो में, इफ दिस इज द डेवलपिंग एम्ब्रियो और यहाँ फॉर एग्जाम्पल हार्ट ने डेवलप होना है और यहाँ अगर वेंट की प्रोटीन्स और वेंट पाथवे एक्सप्रेस होगा तो हार्ट डेवलप नहीं हो सकता.
सकेगा, इसीलिए विंड सिग्नलिंग को ब्लॉक करना इस एरिया में ज़रूरी है, ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. Inhibitors of Wnt protein are produced by the endoderm cells immediately adjacent to the heart forming mesoderm. तो कितना नेचर ने देखें ब्यूटीफुल सिस्टम रखा है कि जहाँ पे हार्ट ने डेवलप होना है वहाँ पे जो मीजोडर्मल सेल्स हैं वो विंड सिग्नलिंग को ब्लॉक करने वाली चीज़ें बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रिसेंट एंड सेरिब्रस, दीज आर द प्रोटीन्स विच इनहिबिट द विंड पाथवे एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन द एरिया जहाँ हार्ट ने डेवलप होना है, ठीक है. नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ BMP activity, Wnt inhibitors, and expression of NKX 2.5, the master gene for heart development, heart starts growth. Okay, BMP expression also upregulates expression of fibroblast growth factor that is important for the expression of cardiac specific proteins. So basically इस पैराग्राफ में आपको कुछ ऐसी प्रोटीन्स और जीन्स के नाम बताए जा रहे हैं जिनकी एक्सप्रेशन बढ़ती है, such as NKX 2.5, BMPs, fibroblast growth factor 8, इनकी एक्सप्रेशन बढ़ती है. लेकिन एक ऐसा पाथवे है जिसकी एक्सप्रेशन को बंद करना ज़रूरी है, दैट इज़ द विंड पाथवे. और विंड पाथवे को कौन स्टॉप कर रहा है? द क्रिसेंट and the cerebrus proteins. Okay, now once the cardiac tube is formed, the venous portion is specified by retinoic acid produced by the mesodermal adjacent to the presumptive sinus venosus and atria. Now ये कार्डियक ट्यूब है. सो दिस इज द गोइंग बैक टू दिस डायग्राम, दैट इज द कार्डियक ट्यूब जो कि इनिशियली फॉर्म होती है. ये उसका वेनस एंड है क्योंकि यहाँ से ब्लड आता है. वेनस एंड कहूँ या ये कहूँ कि साइनस वेनोसिस है, विच इज़ द इनिशियल वेन ब्रिंगिंग ब्लड इनटू द हार्ट, एंड दीज आर द इनिशियल प्रिमिटिव एट्रिया. सो ये ब्लड रिसीविंग एरिया है एम्ब्रियो का, इस ट्यूब का. यहाँ पर रेटिनोइक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है तो ये ऑर्गन्स डेवलप करते हैं. सो रेटिनोइक एसिड हैज़ बीन नोन टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर द वेनस पोर्शन ऑफ द हार्ट. फॉलोइंग इट्स इनिशियल एक्सपोजर टू रेटिनोइक एसिड, these structures express the gene for retinaldehyde dehydrogenase and then it start producing more retinoic acid basically. Lower concentrations of retinoic acid in more anterior cardiac regions, the ventricles and the outflow tract, contribute to specification of these structures. The importance of retinoic acid in the cardiac signaling explains why the compound can produce a variety of cardiac defects. So बात ये हो रही है कि ये जो पूरी डेवलपमेंट यहाँ पे होती है, यानी इस पोर्शन से एट्रिया बनेगा, इस पोर्शन से वेंट्रिकल्स बनेंगे, ये सब होता है बिकॉज ऑफ द कंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ रेटिनोइक एसिड. तो कॉर्डल एंड पर रेटिनोइक एसिड ज़्यादा होता है इसलिए ये स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं. क्रेनियल पोर्शन पर रेटिनोइक एसिड कम होता है इसलिए ये स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं. अगर इस रेटिनोइक एसिड के लेवल के साथ छेड़छाड़ की जाए, यानी से फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी में रेटिनोइक एसिड एज अ सप्लीमेंट कोई ले रहा है या किसी भी वजह से रेटिनोइक एसिड बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो यहाँ ये सारा जो सिस्टम है, डिफरेंशियल जो रेगुलेशन है कि अपर एंड ऑफ द कार्डियक ट्यूब में रेटिनोइक एसिड कम होना चाहिए. अगर ये यहाँ बढ़ गया तो ये वेंट्रिकल सही नहीं बनेगा, बल्बस कॉर्डिस से ट्रैक्ट जो आउटफ्लो है वो ठीक नहीं होगा. और अगर किसी वजह से लोअर एंड पर रेटिनोइक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो एट्रिया डेवलप नहीं होंगे, वेनस बिट्स डेवलप नहीं होंगे. सो दिस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट थिंग, NKX 2.5 contains a homodomain and is a homologue of the gene TINMAN that regulates heart development in Drosophila. TBX5 is another transcription factor that contains a DNA binding motif known as the T-box, expressed later than NKX 2.5. It plays an important role in septation. So there are some more genes for you to remember. NKX 2.5 is the master development gene of heart, and then it is also very much similar to another protein या gene which is the TINMAN gene जो ड्रोसोफिला में पाई जाती है. तो इसीलिए ड्रोसोफिला पे काफ़ी रिसर्च की जाती है इस जीन पर in order to understand the function of NKX 2.5. Then another important DNA binding motif which is T-box sequence is also important for cardiac septation. तो जितनी जितनी इंफॉर्मेशन लोगों को जेनेटिक रिसर्च से पता चलती जा रही है वो फिर बुक का पार्ट बनती जा रही है, बट कंप्लीट स्टोरी बॉस अभी भी पता नहीं है.
Now cardiac looping is dependent upon several factors including the laterality pathway जिसमें जो master gene थी वो PITX2 थी and 5HT serotonin was the key player, ये हम पढ़ चुके हैं. PITX2 may play a role in deposition and function of extracellular matrix molecules that assist in looping. देखो looping का भी जो फिनोमिना है ना, ये जो झुक जाता है एक तरफ, पूरा सिस्टम इस तरफ बेंड हो जाता है, जाहिर है सेल का जो शेप है, जो साइज है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, उसमें ग्रेविटेशनल चेंजेस हैं जिसकी वजह से ये बेंड होता है. ऐसा सोचा जाता है कि इसकी इस पूरी बेंडिंग में देयर इज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ PITX2. In addition, NKX 2.5K upregulates expression of hand1 and hand2 genes. These are two transcription factors in the primitive heart tube that later become the restricted to future left and right ventricle. So it is believed that these two particular sequences are important for ventricular development. Downstream effector genes of this particular gene expression profile, hand1 and hand2 under the regulation of NKX 2.5 also contribute to expansion and differentiation of ventricle. So basically ये जो NKX 2.5 है ना, that is extremely important. Ventricle के साथ किसको associate किया गया है? hand1 and hand2 को. इसी तरह से आपको PITX2 का पता होना चाहिए. This is associated with a proper laterality. T box का पता होना चाहिए. This is important for septation. So these are all things that you have to remember. Now lengthening of the outflow tract. When we talk about the outflow tract, उसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाला portion, this is the outflow tract, क्योंकि यहाँ से blood ने निकलना है. That is what we call the outflow tract. ये इसका मतलब है. Lengthening of the outflow tract क्यों होती है? By the cells contributed from the secondary heart field is regulated in part by the sonic hedgehog signaling expressed by the pharyngeal arches and act through its receptor patch expressed by secondary heart field cells to stimulate proliferation of the cells in the. Now it is believed that sonic hedgehog, इस पूरी की summary ये है कि जो sonic hedgehog pathway है, it is important for elongation of the output region यानी cranial region of the cardiac tube. Okay, right. Meanwhile, notch signaling through its ligand JAG1 is responsible for upregulation of fibroblast growth factors in the secondary heart field that in turn regulate the migration and differentiation of the neural crest cells essential for outflow tract septation and for the development and patterning of aortic arches. ये बात मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि जो ट्यूब इलोंगेट जब होती है, सो ये सारी इलोंगेशन होती है बिकॉज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स फ्रॉम द सेकेंडरी हार्ट फील्ड. सो ये सेकेंडरी हार्ट फील्ड यहाँ से सेल्स भेजता जाता है और क्रेनियल एंड पे ट्यूब इलोंगेट होती जाती है. एंड दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द आउटफ्लो ट्रैक्ट, यानी वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर आएगा उसके लिए ये फिनोमिना इंपॉर्टेंट है. और इस फिनोमिना के लिए ये पूरा hedgehog pathway and notch signaling is important. Mutation in sonic hedgehog pathway, notch signaling or JAG1 receptor, they are all responsible for some outflow tract diseases, aortic arch की diseases and cardiac defect, and this is understandable. इसी तरह हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि अगर ये जीन फॉर एग्जांपल म्यूटेटेड है तो क्या एबनॉर्मेलिटी दिखती है, ये जीन म्यूटेटेड है तो क्या एबनॉर्मेलिटी दिखती है. इसी तरह हम जीन्स को फंक्शन असाइन करते हैं कि अच्छा चूंकि ये जीन म्यूटेट हो तो ये एबनॉर्मेलिटी दिखती है, इसका मतलब इस जीन का ये काम है. सो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी हमें पता है अब तक हमारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी लिमिटेड है. अगर आप सारा प्रोसेस देखें इस पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है कि टोटल देयर आर 6 और 7 जीन्स जिनके नाम हमको पता है, जिसमें सबसे टॉप पर है NKX 2.5 and then some other genes. हमें ये पता है कि विंड पाथवे भी इनहिबिट करना ज़रूरी है, लेकिन पूरी स्टोरी हमें अभी भी पता नहीं है. सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, नाउ दिस इज़ व्हाट इज़ शोन हेयर कि कौन कौन से एरिया में ऑब्वियसली ये कार्डियोजेनिक एरिया है तो यहाँ पे विंड सिग्नलिंग इनहिबिट होना ज़रूरी है. और ये अगेन अनदर प्राइमरी हार्ट फील्ड और सेकेंडरी हार्ट फील्ड के एरिया है, तो इस पूरे में NKX 2.5 ह्यूजली एक्सप्रेस होती है. एंड BMP2 and 4 पूरी बॉडी में इसका बहुत सारा रोल है एम्ब्रियोलॉजी में. सो सी द लार्ज एरिया वेयर द BMP2 and 4 आर एक्सप्रेस्ड. ओके, सो विंड इनहिबिटर्स इन द कार्डियक एरिया, NKX
2.5 also in the cardiac area, and BMP2 and 4 in a very vast embryological area, right? So यहाँ तक सारी स्टोरी ख़त्म करने के बाद अब बात स्टार्ट करते हैं कि how the sinus venosus is actually developed. Now sinus venosus will be the part which will receive blood. So it is the part which will get the blood from different parts of the embryo, and the blood will enter into the primitive atria. So sinus venosus will be this portion of the heart. कहाँ है भाई साइन? सो दैट एरिया इज द साइनस वेनोसिस, जहाँ से पूरे एम्ब्रियो का ब्लड आएगा और एंटर होगा एट्रियम में. सो लेट्स टॉक अबाउट के हाउ साइनस वेनोसिस इज एक्चुअली डेवलप्ड. In the middle of the 4th week, the sinus venosus receives venous blood from the right and the left sinus horns. और ये जो दोनों हॉर्न्स हैं राइट और लेफ्ट, ईच हॉर्न रिसीव्स ब्लड फ्रॉम 3 इंपॉर्टेंट वेन्स, और उन वेन्स के नाम हैं वाइटलाइन वेन, या इसको वी ऑल्सो कॉल इट ओम्फेलोमिजेंट्रिक वेन. Whiteline we will call it for now for the sake of discussion. The second vein is umbilical vein, and the third vein is common cardinal vein. तो ये जो 3 वेन्स हैं वाइटलाइन, umbilical and common cardinal, ये राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे. सो दिस इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनस वेनोसिस. अगर हम इसको यहाँ देखेंगे, दिस इज द राइट साइड ऑफ द साइनस वेनोसिस, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द साइनस वेनोसिस, और ये दोनों इसके दो डिफरेंट हॉर्न्स हैं. सो दिस इज द लेफ्ट हॉर्न एंड दिस इज द राइट हॉर्न, और दोनों हॉर्न्स में देयर आर 3 वेसल्स विच आर एक्चुअली एंटरिंग. एक वेसल फॉर एग्जांपल अगर हम लेफ्ट हॉर्न की पहले बात करते हैं, सो दिस इज द फर्स्ट वेन विच इज द वाइटलाइन वेन, दिस इज द umbilical वेन, एंड द थर्ड वन इज एक्चुअली दिस वन विच इज द कॉमन कार्डिनल वेन, जिसके फिर फर्दर 2 ब्रांचेस हैं, एंटीरियर कार्डिनल एंड पोस्टीरियर कार्डिनल. सो देयर आर 3 वेन्स एंटरिंग इनटू द लेफ्ट हॉर्न. वेन नंबर 1 is the Whiteline vein, vein number 2 is the umbilical vein, and vein number 3 is the common cardinal vein. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो राइट साइड है वहां पर भी ये 3 वेन्स एंटर हो रही हैं. दिस वन इज वेन नंबर 1 है, द Whiteline, दिस वन इज द umbilical, एंड दिस वन इज द common cardinal. तो 3 वेन्स राइट साइड पे और 3 वेन्स लेफ्ट साइड पे. दिस इज हाउ इट बिगिंस. इस तरह मामला शुरू होता है, लेकिन फिर होता ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इनमें से कुछ वेन्स गायब हो जाती हैं, वो भी देखते हैं थोड़ी देर में. At first, the communication between the sinus venosus and atrium is wide. So this is sinus venosus, and here is the atrium. और ये communication है between sinus venosus and atrium. So it's a big junction. It's a wide communication which is kind of present in the center between the sinus venosus and the atria. और इसको हम नाम देते हैं sino-atrial junction. अब ये जो sino-atrial junction है, इसमें left horn का भी input है. देखें, this part is from the left side and this part is from the right side. लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इनमें से कुछ वेन्स गायब हो जाती हैं. ओके, बट दिस इज हाउ इट इज इनिशिएटेड. सून हाउएवर द एंट्रेंस ऑफ द साइनस वेनोसिस इनटू द एट्रियम शिफ्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट साइड. ये एंट्रेंस जो है यहाँ से, बिकॉज ब्लड का शंट भी इसी तरह होता है फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, सो ब्लड फ्लो ज़्यादा राइट साइड पे होता है, तो ये एंट्रेंस इस तरफ आ जाती है. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम नाउ, दिस वाज द लेफ्ट पार्ट एंड दिस वाज द राइट पार्ट. अब जो एंट्रेंस ऑफ साइनस वेनोसिस इनटू द एट्रियम है, इट इज नाउ इन द राइट पार्ट. ओके, और आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट पार्ट पे कुछ वेन्स एक्चुअली ऑब्लिटरेट हो गई हैं, गायब हो गई हैं. इसी तरह राइट पार्ट पे भी कुछ वेन्स गायब हो गई हैं. सो द शिफ्ट, ये जो ओपनिंग का शिफ्ट है फ्रॉम द सेंटर टू द राइट साइड, इट इज कॉज्ड प्राइमरीली ड्यू टू द लेफ्ट टू द राइट शंट ऑफ द blood which occur in the venous system during the 4th and the 5th week. So 4th 5th week में anyways there is a left to right shunt of the blood, जिसकी वजह से राइट साइड पे लोड ज़्यादा होता है, तो राइट साइड पे ओपनिंग शिफ्ट हो जाती है. ओपनिंग किसके बीच में? बिटवीन द साइनस वेनोसिस एंड द एट्रियम. Okay, with the obliteration of the right umbilical vein and left whiteline vein. So if you see here, यहाँ पे कुछ वेन्स लेफ्ट साइड पे ख़त्म हो जाती हैं, कुछ वेन्स राइट साइड पे ख़त्म हो जाती हैं. सो फॉर एग्जांपल राइट साइड पे द वेन विच इज़ डिमिनिशिंग first of all is the umbilical vein. So the umbilical vein is gone here. So you see this was the umbilical vein on the right side, और ये left side की दोनों ही veins गायब हो जाती हैं, बाद में actually सारी गायब हो जाती हैं. So the point is कि as the embryogenesis continue, some of the veins start disappearing. Okay, now और ये कब हो रहा है? During the 5th week हो रहा है that some of the veins are starting to disappear. Now the left sinus horn rapidly loses its importance because इसकी मेन जो वेसल्स हैं लेफ्ट साइड की, वो देखें ऑब्लिटरेट हो रही हैं, दे आर डिसअपियरिंग. तो लेफ्ट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा कम हो रही है, और वो इससे भी क्लियर है कि लेफ्ट साइड पे अब ओपनिंग भी नहीं बची. सारी जो ओपनिंग है कम्युनिकेशन की
वो राइट साइड पे शिफ्ट हो गई है. सो राइट साइड ऑफ द साइनस वेनोसस एक्चुअली ग्रो एंड लेफ्ट साइड इज काइंड ऑफ diminishing in the structures. Okay, when the left common cardinal vein is obliterated at 10 weeks, all that remains of the left sinus horn is an oblique vein and the coronary sinus. So that's the only thing, only derivative from the left sinus horn. So left sinus horn, sinus venosus का, जो कि स्टार्ट में बिल्कुल राइट साइनस हॉर्न की तरह एक बड़ा स्ट्रक्चर था जिसमें 3 वेन्स थी, ये सारी वेन्स आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो जाती हैं और सिर्फ एक वेनस चैनल बच जाता है, एंड दैट वेनस चैनल इज नोन एज द सिंपल coronary sinus, and there is one small vein left as well which is called the oblique vein of the left atrium. So that's all. ये इसी diagram का kind of real time dorsal view है कि this is how what is happening. Initially this is the left horn of sinus venosus, this is the right horn of sinus venosus, and they are entering into the atrium by a wide opening. But then what happens कि जो left side of sinus venosus है, it is kind of gone, and the only coronary sinus and a small little vein, the oblique vein of the left atrium, they are left, everything else is gone. जबकि जो right side है उसमें भी कुछ vein गायब होती हैं, जैसे umbilical vein is gone from right side as well, but it starts developing. Right side का जो horn है उसमें development होती है. Okay, as a result of left to right shunt of the blood, the right sinus horn and the veins, they enlarge and develop greatly. The right horn, which now forms the only communication between the original sinus venosus and the atrium, is incorporated actually into the right atrium to form the smooth wall part of the right atrium. So अब हो क्या रहा है कि स्टार्ट में एट्रियम के साथ साइनस वेनोसिस का कम्युनिकेशन लेफ्ट हॉर्न से भी था और राइट हॉर्न से भी था, लेकिन नाउ द ओनली कम्युनिकेशन विच इज लेफ्ट इज बाय द राइट हॉर्न, एंड दिस इज एक्चुअली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द राइट एट्रियम. सो हेयर द डेवलपिंग राइट एट्रियम, उसकी वॉल में ये चला जाता है, और दिस इज हाउ इट लुक्स इफ आई हैव टू शो यू from this angle. If you see here, so इस हार्ट को अगर मैं पूरा घुमा दूंगा तो पीछे की तरफ यहाँ पर राइट हॉर्न होगा साइनस वेनोसिस का, एंड दिस इज हाउ इट इज ओपनिंग इनटू द राइट एट्रियम. दिस इज द राइट एट्रियम. ठीक है, अब इस राइट एट्रियम में जब ये पूरा राइट हॉर्न ऑफ द साइनस वेनोसिस इनकॉर्पोरेट हो जाता है, सो यहाँ पर ऑन द राइट साइड देयर इज द राइट वेनस वॉल्व एंड ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज अ लेफ्ट वेनस वॉल्व, और फिर ये इस तरह पूरा फ्यूज हो जाता है ऐसे कि सिर्फ एक ओपनिंग ऊपर से बचती है विच इज द ओपनिंग फॉर सुपीरियर वेना केवा, और एक ओपनिंग नीचे से बचती है विच इज द ओपनिंग फॉर इंफीरियर वेना केवा. बाकी जितना भी इस राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसिस का पार्ट था वो एक्चुअली राइट एट्रियम के साथ ऐसे मर्ज हो जाता है, उसकी वॉल बन जाता है, एंड दिस इज द स्मूथ पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम, एंड दिस इज कॉल्ड साइनस वेनेरम. ओके, सो ये सारा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गई बात. At its entrance, the sinoatrial orifice is flanked on each side by the right and the left venous valves. ये बता दिया मैंने आपको, और ये बाद में दे फ्यूज़, और फ्यूज़ होने के बाद ये इस तरह की शेप बन जाती है कि देयर इज़ एन ओपनिंग फॉर द सुपीरियर वेना केवा एंड एन ओपनिंग फॉर द इंफीरियर वेना केवा, और ये जो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा हैं इनमें देयर आर valves. Also the coronary sinus which is entering has a valve. The Christie forms the dividing line between the original trabeculated part of the right atrium and the smooth walled part. This is derived from the right horn of the sinus venosus, and it is also known as sinus venerum, which originates from the right sinus horn. ये बात मैं आपको बता चुका. So all these structures are now easy for you to understand. ये कहाँ से आए हैं, and this is the opening of the coronary sinus. So coronary sinus is from the left horn of the sinus venosus. All this is from the right horn of the sinus venosus. The smooth part is called sinus venerum, and smooth part और trabeculated part of right atrium के बीच में जो connecting line है, this is crista terminalis. Okay, so all these terms, please इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखें, because these are difficult concepts to understand. मैं यहाँ बहुत स्लो और बहुत आसानी के साथ आपको समझा रहा हूँ ताकि ये एक दफ़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ये बार बार फिर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े आपको. So in this diagram also if you see, this is the sinus venosus, और यहाँ पर atrium होगा obviously, और ये sinus venosus का left horn होगा किसी ज़माने में, ये right horn होगा. the left horn की जो 3 veins थी वो तीनों ख़त्म हो गई, they are all gone, और अब सिर्फ जो चीज़ बच गई है वो coronary sinus है and oblique vein of the left atrium. right side पे however it is all developed, incorporated into the right atrium, superior vena cava की opening, inferior vena cava की opening. so right side के structures grow and develop, left side के structures are actually gone, and only coronary sinus is the remnant of the left horn of the
sinus venosus. Okay, so left horn remnants coronary sinus, right horn develops into a lot of structures. Right, then let's move on forward and start discussing something else. Now the next topic deals with the formation of cardiac septa. This is an extremely important topic for your examinations because इसके लिए कुछ important clinical concepts हैं जो हमें discuss करने हैं. Atrial septal defects, ventricular septal defects, these are very important because they're very common in clinics. काफ़ी common congenital problems हैं, so इसलिए ये पूरा का पूरा topic बहुत importance रखता है. सो जो सेप्टा फॉर्मेशन है हार्ट के, आपको पता है कि अभी तक हम जो बात कर रहे हैं कि देयर इज़ एन इनिशियल एंडोकार्डियल सिंगल ट्यूब और फिर इसमें डिफरेंट चैम्बर्स बनते हैं, डिफरेंट सेप्टास. और जो एडल्ट हार्ट है दैट कंटेन्स सेप्टा लाइक दिस. सो देयर इज़ अ सेप्टा बिटवीन राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, देन देयर आर वेल्व्स एंड कुशन्स ऑन द राइट एंड द लेफ्ट, एट्रिया एंड द वेंट्रिकुलर इनलेट्स एंड आउटलेट्स, यहाँ पे इस तरह से सेप्टा होते हैं. देन देयर आर ब्लड वेसल्स विच आर गेटिंग आउट ऑफ द हार्ट, उनके वेल्व्स हैं. सो ये सारे स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे और हम स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर हेडिंग में. ओके, द मेजर सेप्टा ऑफ द हार्ट आर फॉर्म्ड बिटवीन द 27th एंड द 37th डेज ऑफ डेवलपमेंट. सो 10 दिन में ये सारी कहानी मैच्योर हो जाती है. 27 to 37 में ऑलमोस्ट मेजर सेप्टा सारे बन जाते हैं. एंड दिस इज द टाइम व्हेन द एम्ब्रियो ग्रोज इन लेंथ 5 मिलीमीटर टू अप्रॉक्सीमेटली 16 to 17 मिलीमीटर्स. सो रैपिड ग्रोथ का टाइम है और कार्डियक सेप्टा भी डेवलप हो रहा है. अब एक जनरल प्रिंसिपल इन्होंने यहाँ बताया कि सेप्टा बनते कैसे हैं. सो वन मेथड बाय विच द सेप्टम इज फॉर्म्ड इज एक्चुअली बाय टू एक्टिवली ग्रोइंग पार्ट्स टुवर्ड्स ईच अदर. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल, दिस इज अ वन सिंगल हॉलो ट्यूब और इस ट्यूब से आप देखें यहाँ से एक बडिंग यूं हो रही है, एक बडिंग यूं हो रही है, फिर ये एक रिज इस तरफ से डेवलप हुआ, एक रिज इस तरफ से डेवलप हुआ और अल्टीमेटली जब ये रिजेस आपस में मिल जाएंगे तो एक पूरी कैविटी ये बन जाएगी और एक कैविटी ये बन जाएगी. सो दिस इज हाउ सेप्टा आर प्रोड्यूस. सो दिस इज वन वे ऑफ मेकिंग सेप्टा के दो पार्ट्स हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे और इन दोनों की एक दूसरे की मूवमेंट जब आपस में मिल जाएंगे ये तो सेप्टा कंप्लीट हो जाएगा. सो दैट इज वन वे ऑफ मेकिंग सेप्टा. द अदर वे ऑफ मेकिंग सेप्टा कि दो तरफ से रिजेस नहीं निकलते, सिर्फ एक तरफ से रिज निकलता है, ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन एंड इट गोज टुवर्ड्स द अदर डायरेक्शन. इस तरह के सेप्टा यूजुअली ओपन रह जाती है कम्युनिकेशन दोनों कैविटीज में, बट इस तरह के सेप्टा यूजुअली कंप्लीटली क्लोज कर देते हैं इसको. ठीक है, सो दीज आर द टू जनरल प्रिंसिपल्स. अब यहाँ पे ये सारी बात यही लिखी हुई है. यहाँ ये जो ऑब्वियसली रिजेस बने हैं, दीज आर मेड अप ऑफ द मीजनकाइमल सेल्स इनसाइड और इन्हें हम एंडोकार्डियल कुशन्स नाम देते हैं. सो इट इज surrounded by the endocardium but in between is the mesenchyme. Okay, तो ये सारी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा. दैट इज द प्राइमरी कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझा दिया. ओके, नाउ फिर ये बता रहे हैं कि क्वेश्चंस आपस में किस तरह मिलते हैं. सेम एंड सेम थिंग. बिकॉज दिस इज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर आई एम गोना स्किम थ्रू द अननेसेसरी डिटेल्स. ओके, व्हाई दिस सेप्टा फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये सेप्टा अगर ठीक से नहीं बनेंगे तो बहुत सारे क्लिनिकल प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स, टेट्रालजी ऑफ फैलेट, ये सब चीज़ें हम आगे इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे. ठीक है, दूसरा फिर इन्होंने बताया द अदर मैनर इन विच द सेप्टम इज प्रोड्यूस्ड डज नॉट इन्वॉल्व द एंडोकार्डियल कुशन्स बट इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स अ नैरो स्ट्रिप ऑफ टिश्यू फ्रॉम वन डायरेक्शन. जो मैंने ये बात आपको यहाँ बताई. सो बेसिकली इस डायग्राम में सेप्टा फॉर्मेशन के दोनों मैकेनिज्म, ये वाला और ये वाला, एक्सप्लेन कर दिए हैं. सो आई एम स्किपिंग थ्रू द लाइन्स. ओके, नाउ लेट मी गो थ्रू दिस वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग विच इज द सेप्टम फॉर्मेशन इन द कॉमन एट्रियम. एट्रियम जो है इनिशियली एट्रियम इज लाइक दिस. यू सी, दोनों एट्रिया राइट और लेफ्ट साइड के दे आर कम्युनिकेटिंग, देयर इज अ गैप बिटवीन देम एंड दे आर टोटली कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. लेकिन चूंकि सेप्टा डेवलप हो रहे हैं, देखें पूरे हार्ट में यहाँ पे एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में दीज आर द एंडोकार्डियल कुशन्स जो इस तरह अप्रोच करेंगे. दिस इज द एंडोकार्डियल कुशन. बिल्कुल इसी तरह इन द मिडल ऑफ द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम एक सेप्टम नीचे की तरफ ट्रेवल करना शुरू करता है. दैट इज नोन एज सेप्टम प्राइमम. ऑब्वियसली दिस इज एन एंडोकार्डियल लाइनिंग और इसके बीच में फिर मीजोकार्डियम भी है या मीजनकाइम है जो इसको यहाँ पे सेल्स ग्रो करते हैं एंड इट काइंड ऑफ मूव्स इन द कॉर्डल डायरेक्शन. सो अगर इस डायग्राम को देखें, दिस इज द इनिशिएशन ऑफ अ सेप्टम बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम. इस सेप्टम को नाम दिया जाता है सेप्टम प्राइमम. ये सेप्टम प्राइमम ग्रो करता है एंड इट कम्स डाउन 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 एंड अल्टीमेटली इट कम्स ऑल द वे डाउन लाइक दिस. ओके, यू सी दिस इज सेप्टम प्राइमम. सो सेप्टम प्राइमम इज कमिंग डाउन and septum primum forms the basis of separation between the right atrium and the left atrium. Okay, so
At the end of the fourth week, a sickle-shaped crest grows at the roof of the common atrium into the lumen. The crest is first portion of the septum primum. The two limbs of the primum goes down down down, और जो बीच में गैप बना है उसको कहते हैं ऑस्टियम प्राइमम. इसका क्या मतलब है? ऑस्टियम कहते हैं ओपनिंग को. तो ये जो सेप्टम प्राइमम बनना शुरू हुआ है, तो उसके बाद जो ये नीचे की ओपनिंग रह जाती है जिससे राइट और लेफ्ट एट्रियम कम्युनिकेट करते हैं, दिस ओपनिंग इज नोन एज ऑस्टियम प्राइमम. सो सेप्टम प्राइमम इज द सेप्टम, और नीचे जो गैप है दैट इज ऑस्टियम प्राइमम. With further development, extensions of the superior and inferior endocardial cushions grow along the edge of the septum primum, closing the ostium primum. तो फिर ये पूरा completely इस तरह से septum primum जो है ऊपर से नीचे तक आ जाएगा और इस पूरे एरिया को ऐसे क्लोज कर देगा. जब क्लोज करेगा तो इसके अपर पार्ट में कुछ सेल्स में एपोप्टोसिस होगी और यहाँ पे एक कम्युनिकेशन और बन जाएगी, एक होल बन जाएगा. उस होल को फिर नाम दिया जाता है ऑस्टियम सेकेंडम. ओके, सो ऑस्टियम प्राइमम क्या था? जो सेप्टम प्राइमम के नीचे गैप था. फिर हुआ ये कि इस सेप्टम प्राइमम ने कंप्लीटली इसको ऑब्लिटरेट कर दिया राइट और लेफ्ट साइड को, और जब ये कंप्लीट ऑब्लिटरेशन हो गई तो एम्ब्रियो में यहाँ पर एक ओपनिंग और बन जाती है. उस ओपनिंग से ब्लड शंट होता है राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में, और इस ओपनिंग को अब नाम देते हैं ऑस्टियम सेकेंडम. ठीक है. When the lumen of the right atrium expands as the result of incorporation of the sinus horn, a new crescent-shaped fold appears. This new fold is known as septum secundum. Never forms a complete partition in the atrial cavity. In the anterior limb, now let's see in the diagram 13-16, secundum septum. So look at this diagram for example. So here this diagram is representing again the same thing. This is the septum primum. Septum primum story यहाँ से शुरू करते हैं. Actually septum primum बनना शुरू हुआ. Septum primum के नीचे जो cavity थी उसका नाम ostium primum है. Septum primum complete हो जाएगा इस तरह से, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने आपको बताया कि इसके अपर पार्ट में कुछ सेल्स एपोप्टोसिस करेंगे और एक कम्युनिकेशन चैनल बनेगा. इस कम्युनिकेशन चैनल को नाम हमने क्या दिया था? ऑस्टियम सेकेंडम. यहाँ तक तो हमारी बात हो गई थी. अब एक और राइट साइड ऑफ द सेप्टम प्राइमम के राइट साइड पर एक और सेप्टम डेवलप होता है. इस सेप्टम को नाम देते हैं सेप्टम सेकेंडम. ये सेप्टम सेकेंडम देखें ग्रो कर रहा है, और ये सेप्टम सेकेंडम कभी भी पूरा एंड टू एंड कंप्लीटली ग्रो नहीं करता, बट इट काइंड ऑफ कवर द ऑस्टियम सेकेंडम. ये ऑस्टियम सेकेंडम है ना, ये जो ओपनिंग यहाँ बन गई थी, दिस इज ऑस्टियम सेकेंडम. ये सेकेंडम सेप्टम इस ऑस्टियम सेकेंडम को कवर कर लेता है लाइक दिस. सो द सेप्टम सेकेंडम is covering the ostium secundum, or this is how it acts like a valve basically over the ostium secundum. Okay, so ये सारी terminologies आपको पता होनी चाहिए. ostium primum क्या है, septum primum क्या है, ostium secundum क्या है, septum secundum क्या है. Right now the opening left by the septum secundum is known as the foramen ovale. अब ये जो यहाँ इसको थोड़ा सा एक लाइन पहले से पढ़ना पड़ेगा ताकि ये बात समझ में आए. When the left venous valve close, septum spurium fuse with the right side of the septum secundum, the free concave edge of the septum secundum begin to overlap the septum ostium secundum. The opening left by the septum secundum is now known as the foramen ovale. अब ये जो foramen ovale का concept है, ये this is extremely important concept for examination purposes, और ये एग्जाम में बहुत पूछा भी जाता है. जैसे जैसे देखें ये ऑस्टियम सेकेंडम था, ऑस्टियम सेकेंडम को कवर कर लिया था सेप्टम सेकेंडम ने. अब सेकेंडम ऊपर से भी ग्रो कर रहा है सेप्टम सेकेंडम, नीचे से भी सेप्टम सेकेंडम ग्रो कर रहा है, एंड देन यहाँ अब इनके बीच में जो ये फोरामेन बन गया है, दिस इज व्हाट इज नोन एज फोरामेन ओवेल. ठीक है. और फोरामेन ओवेल के यहाँ बैक साइड पे क्या है? सेप्टम प्राइमम के रेमनेंट्स जो बेसिकली आप कहलाते हैं वाल्व ऑफ द फोरामेन ओवेल. अल्टीमेटली जब बर्थ हो जाएगी तो ये सारा सिस्टम क्लोज हो जाएगा, लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकली ये सिस्टम क्लोज न करना इंटेंशनल है, बिकॉज वी वांट द ब्लड टू शंट फ्रॉम द राइट साइड टू द लेफ्ट साइड. ये हमें चाहिए, हम ये चाहते हैं कि ब्लड इस डायरेक्शन में मूव करे, और दिस इज द डिजाइन ऑफ द एम्ब्रियो. बट वंस द बेबी इज बॉर्न इट हैज टू बी क्लोज्ड. इफ इट डजंट देन दिस इज नोन एज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. एट्रियल सेप्टल का डिफेक्ट. ओके, तो ये सब टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए. सेप्टम प्राइमम, सेप्टम सेकेंडम, ऑस्टियम, foramen ovale, and then as the process of embryogenesis continue, बहुत सारे और structures develop होना शुरू होते हैं. So for example, formation of pulmonary veins and their merging
into the left atrium. अब ज़रा ये डायग्राम देखें, लेट मी सी कि इस डायग्राम में ये क्लियर था। जिस तरह से राइट साइड पर हमने ये डिस्कस किया था कि जो साइनस विनोसिस था वो राइट एट्रियम में आकर के फ्यूज हो गया था, एक्चुअली इट वाज काइंड ऑफ फ्यूज्ड इन द राइट एट्रियम, और वो जो साइनस विनोसिस वाला पार्ट था दैट वाज द स्मूथ पार्ट, और बाकी का जो सारा राइट एट्रियम का पार्ट था दैट वाज ऑल द ट्रेबिकुलेटेड पार्ट. सो ट्रेबिकुलेटेड पार्ट and the smooth part. So the smooth part was made by the incorporation of sinus venosus into the right atrium. बिल्कुल इसी तरह लेफ्ट साइड पर क्या होता है कि जब सेप्टम प्राइमम नीचे डेवलप करता है तो उसके साथ डॉर्जल मीजोकार्डियम, और अब इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं डॉर्जल मीजोकार्डियम प्रोट्रूजन, ये नीचे लेफ्ट एट्रियम की तरफ मूव करती है और इसमें ओपनिंग्स डेवलप हो जाती हैं एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग द पल्मोनरी वेन. और बेसिकली ये पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम की वॉल के साथ मर्ज हो जाती है और फिर इसमें डिविजन्स होती हैं एंड दे मेक पल्मोनरी वेन्स फॉर द राइट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द लंग्स. अब ये जो मर्जर ऑफ पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला पार्ट भी स्मूथ पार्ट होता है. सो बेसिकली बात ये है कि हर एट्रियम में, राइट एट्रियम में भी और लेफ्ट एट्रियम में भी, देयर इज ए स्मूथ पार्ट एंड देयर इज अ ट्रेबिकुलेटेड पार्ट. जो ट्रेबिकुलेटेड पार्ट है वो तो कार्डियक सेल से बना है, लेकिन जो स्मूथ पार्ट है राइट साइड पे वो बना है बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द साइनस वेनोसिस, और लेफ्ट साइड पे वो बना है बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द पल्मोनरी वेन्स. Okay, so that's the important thing that you must remember कि formation of left atrium में pulmonary veins incorporate होती हैं by development of the dorsal mesenchymal protrusion. They make the pulmonary veins which is then ultimately embedded. So ये पूरा पैराग्राफ यही लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ भी लीजिएगा और अगर कोई फ़र्क मिले तो पैसा वापस. अच्छा, पहले एक्चुअली यहाँ पे ये बात बताइए कि कॉन्सेप्ट ये था कि पल्मोनरी वेन्स के बारे में ये समझते थे कि इट इज़ एक्चुअली मेड बाय द आउटग्रोथ ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, लेकिन अब रिसर्च से पता लगा कि ऐसा नहीं है. ये जो पल्मोनरी वेन्स बनती हैं दे आर एक्चुअली मेड बाय दिस स्ट्रक्चर, मीजनकाइमल स्ट्रक्चर से बनती हैं, जो एक्चुअली लेफ्ट एट्रियम में इन्वेड करता है और बाद में इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है. ओके, सो दैट्स द न्यू कॉन्सेप्ट. राइट, दैट्स ओके. यहाँ पे ये बात की हुई है कि राइट साइड पे साइनस वेरिनम है, दिस इज द स्मूथ पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम एंड इट इज फॉर्म बाय द मर्जर ऑफ द साइनस वेनोसस. ठीक है, ओके. अब सेप्टा फॉर्मेशन ऑफ द एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल. अच्छा, ये इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड है और बेसिकली इसकी डिटेल्स पता भी नहीं है हमें कि ये होता कैसे है, कौन सी जीन रेगुलेट करती है, बट सिर्फ इतना पता है कि जो कॉमन ट्रंक निकल रहा होता है, जो कॉमन पूरा ट्रंक जिसको एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल कहते हैं, उसके बीच में भी सेप्टम होता है. ऑब्वियसली वी नीड अ राइट हार्ट सेपरेट फ्रॉम द लेफ्ट हार्ट. ये हमें इस तरह का हार्ट चाहिए जिसमें बीच में एक सेप्टम हो. राइट साइड ऑफ द हार्ट का ब्लड फ्लो डिफरेंट है, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड लेफ्ट साइड का डिफरेंट है. सो इनिशियली इट्स अ कॉमन output thing, it's a common tube, लेकिन फिर there are septa development and ultimately these septa merge with each other and we have a right cavity separate than the left cavity. ओके, सो राइट और लेफ्ट कैविटीज बन जाती हैं, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर जो कैनाल है या जो एंडोकार्डियल ट्यूब है अब अल्टीमेटली डिवाइड हो जाती है इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स. दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा इसकी डिटेल याद रखने की नहीं है. नाउ एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स. अब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वेल्व्स होते हैं, दिस इज एट्रिया, दिस इज वेंट्रिकल. यहाँ पर भी वेल्व्स हैं और यहाँ पर भी वेल्व्स हैं. राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वेल्व्स हैं और लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वेल्व्स हैं. ये जो वेल्व्स हैं दे ऑल्सो डेवलप बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ mesenchymal cells and development of those cells into a lot of structures such as the papillary muscles, the chorda tendineae, the valves itself, the fibrous skeleton and the tricuspid and the bicuspid valves. कैसे होता है? Genetic control unknown. मे बी फ्यूचर में आप इस पर रिसर्च करके आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कैसे बनता है. ओके, Now, there are so many heart defects which are known to the humankind. Actually, heart and vascular abnormalities make up of the largest category of the human birth defects. Largest category. बहुत कॉमन है. ओके, एंड देयर आर सो मेनी कॉजेज ऑफ दिस. फॉर एग्जांपल, रूबेला वायरस इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यूज ऑफ थैलिडोमाइड, रेटिनोइक एसिड, अल्कोहल का यूज, डायबिटीज, सो मेनी डिजीजेस इन द मदर कैन लीड टू अ लॉट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट्स. ओके, एंड मोस्ट ऑफ दीज डिफेक्ट्स आर एक्चुअली फोकसिंग आइदर द प्राइमरी हार्ट फील्ड सेल्स or the secondary heart field cells or the neural crest cells or the endocardial cushion. So these are the major areas which are affected and lead to these abnormalities. Mutations have been reported. This is the master gene NKX 2.5 TBX. These are all known to cause cardiovascular abnormalities if mutated.
Okay, now hypertrophic cardiac myopathy has been reported. Yes, that's a lethal thing actually. And then there are ventricular inversions. जब looping abnormal होगी, there is looping problem, this can happen. Transposition of the great vessels, इसका मतलब ये है कि एओर्टा को वैसे निकलना है लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेकिन इस डिजीज में एओर्टा निकलेगा राइट वेंट्रिकल से, दैट इज ट्रांसपोजिशन. देन देयर इज अ डिजीज कॉल्ड हाइपोप्लास्टिक सिंड्रोम. हाइपोप्लास्टिक, अगर राइट हार्ट का सिंड्रोम है तो राइट साइड ऑफ द हार्ट नॉर्मल नहीं है, वो लेस देन द नॉर्मल नंबर ऑफ सेल्स हैं, हाइपोप्लास्टिक है. अगर लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट हाइपोप्लास्टिक हैज ऑल्सो बीन रिपोर्टेड. Atrial septal defects are the defects in the septum between the atria. Now, one of the most significant defects is the ostium secundum defect, यानी जो foramen ovale है वो persist करेगा. And if the foramen ovale persists, that is called persistent foramen ovale. Okay. Then there are some other rare disorders of endocardial cushions. This is straightforward, so I recommend just give it a read. Okay, not more than that. Now, ostium प्राइमम डिफेक्ट्स हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड. ऑस्टियम प्राइमम में डिफेक्ट्स यानी जब एट्रिया, अगर ये एक एट्रिया है, ये दूसरा एट्रियम है, ये सेप्टम प्राइमम है, और ऑस्टियम प्राइमम अगर पूरा कंप्लीटली ऑब्लिटरेट नहीं होता और ये परसिस्ट करता है, दिस इज व्हाट इज नोन एज ऑस्टियम प्राइमम डिफेक्ट. ओके. ट्राइकस्पिड वाल्व अगर प्रॉपर नहीं बन रहे, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया. एब्स्टीन एनॉमली इज अ कंडीशन वेयर द ट्राइकस्पिड वाल्व इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द राइट वेंट्रिकल. ट्राइकस्पिड वाल्व को बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल यहाँ होना चाहिए, लेकिन अगर वो टुवर्ड्स द एपेक्स मूव कर जाता है, दिस इज एब्स्टीन एनॉमली. ओके. सो ऑल दीज सॉर्ट ऑफ कार्डियक एबनॉर्मैलिटीज हैव बीन रिपोर्टेड. कार्डियोवैस्कुलर डेवलपमेंट जो है, इट्स अ वेरी इवेंटफुल फिनोमिना. ये पूरी एम्ब्रियोजेनेसिस में बहुत कुछ हो रहा है. सेल्स इधर माइग्रेट कर रहे हैं, उधर डेवलप कर रहे हैं, ये सेप्टम बन रहा है, वो सेप्टम बन रहा है, ब्लड वेसल्स बन रही हैं, आपस में फ्यूज हो रही हैं. तो चूंकि इतना सारा कुछ हो रहा है तो बहुत इसमें एरर्स के चांसेस भी हैं. ओके. Then there is also septum formation between the truncus arteriosus and the conus cordis. So basically this leads to formation of two separate tubes, and those two separate tubes are obviously aorta and the pulmonary trunk. Okay, so ये simple एक जो ट्यूब निकल रही होती है उसके बीच में ये सेप्टम बनता है, वो रोटेट करता है इसलिए ताकि जो एओर्टा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एग्जिट करे और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो राइट वेंट्रिकल से एग्जिट करे. सो इस अरेंजमेंट के लिए बीच में सेप्टम बनता है. अगेन मेसेनकाइमल सेल्स की proliferation से बनेगा और इसमें रोल प्ले करते हैं the neural crest cells. Okay, some of the genes have been reported to play a role as well, such as sonic the secondary heart field में notch signaling is important for the septum development in the major trunks. Okay, now well, this is all right. ये एक लाइन लिखी हुई है इंपॉर्टेंट, मैं इसको पढ़ देता हूँ. बिकॉज न्यूरल क्रेस्ट सेल्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द क्रेनियोफेशियल डेवलपमेंट, देयरफॉर इट इज कॉमन टू सी द एबनॉर्मैलिटीज इन द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा अलॉन्ग विद द फेशियल एबनॉर्मैलिटीज, बिकॉज न्यूरल क्रेस्ट सेल इन दोनों में इन्वॉल्व है. ठीक है. अच्छा जी, सेप्टम फॉर्मेशन इन द वेंट्रिकल. एक बात यहाँ पे जो रह गई जो मुझे बतानी है वो ये कि जब ये मेजर ब्लड वेसल्स डिज़ाइन हो रही होती हैं, यानी ये कॉमन ट्रंक है और इसमें सेप्टम बन जाएगा, तो एक एओर्टा बन जाएगा, एक पल्मोनरी ट्रंक बन जाएगा. इनके बेस पर कुछ सेल्स डेवलप हो जाते हैं, दे स्टार्ट फॉर्मिंग सेमी ल्यूनर वेल्व्स. तो वेल्व फॉर्मेशन भी इसी स्टेज पर होती है, सेमी ल्यूनर वेल्व्स. ओके. चूंकि इसके बारे में भी बहुत कुछ पता नहीं है, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, कैसे होता है क्या होता है, बट हमें पता है यार कि वेल्व्स बनते हैं. एंड देन द सेप्टम फॉर्मेशन इन द वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल में जो सेप्टम बनता है वो इस तरह से होता है मामला कि वेंट्रिकल्स के बीच में दोनों के एक मस्कुलर वॉल जनरेट होती है, इसे कहते हैं मस्कुलर पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और टुवर्ड्स द एट्रोवेंट्रिकुलर एज यहाँ पर मेम्ब्रेनस पार्ट होता है. सो वेंट्रिकल्स भी अल्टीमेटली एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन वेंट्रिकल्स की जो सेपरेशन है वो इतनी ड्रामेटिक नहीं है जितनी एट्रिया की थी कि सेप्टम प्राइमम बनेगा, ऑस्टियम प्राइमम होगा, सेप्टम सेकेंडम आएगा, फोरामेन ओवेल. इतनी ड्रामेटिक और हीरोइक किस्म की सेप्टेशन नहीं है. यहाँ पे सिंपल सेप्टेशन है, मस्कुलर सेप्टा है और membranous part of the septa है, and towards the atrioventricular apertures यहाँ पे ये septa merge हो जाता है जो valves यहाँ मौजूद होते हैं. So that's a simple stuff there. Okay, now some common heart defects here. The ventricular septal defects have been reported in the membranous part as well as the muscular part of the interventricular septa. So they are actually pretty common, one of the commonest heart diseases. Okay, there is another disease which is called tetralogy of Fallot. इसमें 4 defects होते हैं और वो
डिफेक्ट्स हैं, नैरो राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो, सो दैट इज वन प्रॉब्लम. अ लार्ज defect in the interventricular septum, another problem. The third one is the overriding of the aorta, यानी aorta को usually left ventricle से निकलना चाहिए, लेकिन part of the aorta is also entertaining the right ventricle, so this is called overriding. Hypertrophy of the right ventricle wall, क्योंकि अब right ventricle को बहुत pressure देना पड़ता है. So if we look at for example this diagram here, you can see, so there is a septal defect, ventricular septal defect. The aorta is overriding. The aorta is not only covering the left ventricle but also the right ventricle, and right ventricular hypertrophy. So these are all the cardinal features of tetralogy of Fallot. Okay, then there is another syndrome which is called Alagille syndrome. Tetralogy of Fallot occurs in about 10 per 10,000 births, but again most common as a part of the Alagille syndrome. In addition to the heart defect, these people also have abnormalities of other organs such as liver and a characteristic face with a broad prominent forehead. So this is the symptomatic features of Alagille syndrome, and it has been reported कि उसमें कुछ genetic mutations हैं, Notch and JAG1 for example. Now persistent common truncus arteriosus. This is what happens when the septa fails to develop in the common truncus arteriosus. तो ना aorta बनता है ना pulmonary trunk बनता है, common trunk पड़ा होता है. ठीक है. सो देन ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स पे मैंने पहले भी कमेंट किया कि एओर्टा को यूजुअली लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलना होता है, अब वो निकलेगा राइट वेंट्रिकल से, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से. सो उलट पुलट हो जाती है सारी कहानी. दिस इज बिकॉज ऑफ द फेलियर इन द ट्विस्टिंग एंड सेप्टल डेवलपमेंट, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल. देन डिजॉर्ट सिंड्रोम इज ऑल्सो अ बिग एनॉमली, जिसमें देयर इज डिलीशन ऑफ 22 क्रोमोसोम पे Q11 पोजिशन, कैरेक्टराइज बाय पैटर्न ऑफ मालफॉर्मेशंस, और इसमें न्यूरल क्रेस्ट सेल्स चूंकि इन्वॉल्व होते हैं तो फेशियल एबनॉर्मैलिटीज भी होती हैं और सेप्टल डिफेक्ट्स भी रिपोर्टेड हैं. ओके, सो देन देर इज वैल्वुलर स्टेनोसिस. कोई भी वेल्व अगर अपने नॉर्मल ल्यूमेन से कम यानी वो स्टेनोज्ड एरिया में, यानी फॉर एग्जांपल अगर एक वेल्व को ऐसा होना है कि ये दिस इज फॉर एग्जांपल द वेंट्रिकुलर सेप्टम और ये ऊपर एट्रिया है यहाँ पर और ये एट्रियल सेप्टम है और यहाँ पे वेल्व है. सो सपोज अगर वेल्व की जगह बहुत छोटी हो जाती है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल स्टेनोज्ड वेल्व. सो वैल्वुलर स्टेनोसिस हैव बीन रिपोर्टेड. दिस इज नॉट वेरी अनकॉमन. और जो आर्टरीज निकल रही हैं वेंट्रिकल से, फॉर एग्जांपल एओर्टा में जो वेल्व है वो भी स्टेनोज हो सकता है, जो पल्मोनरी आर्टरी का वेल्व है वो भी छोटा हो सकता है ल्यूमेन उसका. सो एओर्टिक वैल्वुलर स्टेनोसिस, पल्मोनरी वैल्वुलर स्टेनोसिस, हर तरह की स्टेनोसिस हैव बीन रिपोर्टेड. ओके, देन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ फेलियर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेल्व्स सच एज एओर्टिक वैल्वुलर एट्रीजिया, बन ही नहीं रहा है. Okay, then this is a rare condition, ectopia cordis. In this condition what happens कि the heart is actually present at the surface of the chest, तो ventral body wall close नहीं होती तो heart बाहर ही पड़ा होता है. ectopia cordis, serious condition. Okay, सो दैट्स बेसिकली द सेप्टल फॉर्मेशन. एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, सेप्टल फॉर्मेशन के बारे में कोई खास जेनेटिक रेगुलेशन पता नहीं है. सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स. लेकिन हाँ इतना पता है कि एक खूबसूरत सा दिल जन्म जरूर लेता है. ब्यूटीफुल हार्ट इज फॉर्म्ड. वी डोंट नो हाउ एग्जैक्टली बट वी नो इट इज डन. ओके, सो द नेचर इज ब्यूटीफुल. सो इफ वी टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट विच इज बेसिकली द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द होल हार्ट, और ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपको इसकी mature heart की anatomy पता है. We have discussed the anatomy of heart. So there is the pacemaker which is the sinoatrial node, और फिर there is the atrioventricular node, और फिर इस SA node और AV node के बीच में connecting fibers हैं, and then there are fibers which then spread to the whole heart. तो ये किस तरह डेवलप होता है इसकी अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. इनिशियली ऑल द मायोकार्डियल सेल्स, जितने भी मायोकार्डियल सेल्स बनते हैं, दे हैव द पेसमेकर एक्टिविटी विच मीन्स दे आर एबल टू बी डीपोलराइज्ड एंड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. सो हार्ट बिगिंस टू बीट, जिसका मतलब ये हार्ट बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट बाय अबाउट 21 डेज ऑफ जेस्टेशन, एज अर्ली एज 21 डेज. और इनिशियली जितने भी मसल सेल्स होते हैं, मायोकार्डियल सेल्स जितने भी हार्ट के होते हैं इन द प्रीमिटिव हार्ट रीजन, वो सब के सब कॉन्ट्रैक्शन कैपेबिलिटी रखते हैं. उन सब में देयर इज अ डीपोलराइजेशन कैपेसिटी, उन सब में देयर इज अ पेस मेकर कैपेबिलिटी. तो वो सब के सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. नाउ सून व्हाट हैपेंस लेटर कि the pacemaker of the heart is then restricted
to the caudal part of the left side of the cardiac tube. So जो developing cardiac tube है उसके caudal end पर, so if this is the cardiac tube, इसके caudal end पर और caudal end के भी left side पर एक particular region पर सिर्फ ये activity बाकी रह जाती है, बाकी सारे cells ये pacemaker activity lose कर देते हैं. अब वो कौन से genetic factors हैं जिनकी वजह से सिर्फ इस part पर pacemaker activity बाकी रहती है? We don't really know that. Okay. Now later what happens कि जो sinus venosus है, sinus venosus इसी end पे बनता है, caudal end पे बनता है. Sinus venosus assume this function of being the pacemaker of the heart. और फिर जब sinus venosus right atrium में incorporate हो जाता है, अभी पिछली diagrams में हमने डिस्कस भी किया था कि how the sinus venosus is incorporated into the right atrium. तो उस incorporated उस point पर जहाँ पर ये incorporation होती है, which is the entry of the superior vena cava वाली जगह, यहाँ पे फिर final sino-atrial node बनता है. यानी सारी स्टोरी ये है कि पहले जो हार्ट सेल्स थे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर एंडोकार्डियल ट्यूब का सिर्फ कॉडल पोर्शन, फिर साइनस विनोसिस, और साइनस विनोसिस जब राइट एट्रियम में मर्ज हो जाता है तो नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा ओनली फ्यू सेल्स हैव दिस पेसमेकर एबिलिटी, और उन सेल्स को नाम देते हैं साइनो एट्रियल नोड. ओके, सो दिस इज हाउ द साइनो एट्रियल नोड इज फॉर्म्ड. सो यू कैन एक्चुअली से कि द साइनो एट्रियल नोड इज काइंड ऑफ फॉर्म्ड फ्रॉम the merger of the sinus venosus का right horn into the left atrium. Okay, then the AV node begins as a collection of cells located around the atrioventricular canal, और फिर कुछ cells at the area of the atrial and ventricular junction they form the atrioventricular node, and impulses from the AV node passes into the atrioventricular bundles and left and right bundle branches, and then the Purkinje fibers, and the Purkinje fibers then spread the impulses to the whole of the heart, सारे ventricles में. अच्छा, अब अगर इसको देखें पूरे सिस्टम को, विद द एक्सेप्शन ऑफ द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स व्हिच आर टर्मिनेटिंग इनटू द साइनो एट्रियल नोड टू कंट्रोल द हार्ट रेट. तो अब ये होता ये है कि सपोज दिस इज द हार्ट और ये राइट एट्रियम में यहाँ पे साइनो एट्रियल नोड है व्हिच इज एक्चुअली द पेसमेकर ऑफ द हार्ट व्हिच इज सेंडिंग इम्पल्सेस टू द एवी नोड एंड देन टू द होल हार्ट. तो यहाँ इस साइनो एट्रियल नोड पर इनपुट आ रहा होता है फ्रॉम द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एज वेल एज फ्रॉम द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो इसके रेट को कंट्रोल करते हैं. तो ये सिर्फ जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इनका ओरिजिन अदर देन द कार्डियक मायोसाइट्स है. बाकी जितना भी सिस्टम विद इन द हार्ट कंडक्शन सिस्टम डेवलप होता है इट्स ऑल एक्चुअली फॉर्म्ड फ्रॉम द प्राइमरी कार्डियक मायोसाइट्स. और मैंने आपको स्टार्ट में ये बात बताई कि जब हार्ट स्टार्ट होता है बनना तो all the cells have the pacemaker activity, सारे cells में pacemaker activity है. फिर with the passage of development कुछ ऐसा होता है कि बाकी सारे cells में pacemaker activity ख़त्म हो जाती है और सिर्फ इन cells में जो कि cells होते हैं of the sinoatrial node, जो कि cells होते हैं of the AV node and the bundle branch and the right and left branches and Purkinje system. तो conduction system में ये capability of pacemaking activity रह जाती है, बाकी सब में ख़त्म हो जाती है. इसकी full understanding तो नहीं है कि ये कैसे होता है, लेकिन कुछ हिंट्स मौजूद है. एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TBX3 inhibits the differentiation of primary myocytes into ventricular muscular cells and allows them instead to differentiate into the conducting system. यानी वो कौन सा ड्राइविंग फैक्टर है? The driving factor is the TBX3. TBX3 की वजह से ये जो सेल्स हैं they continue to be the pacemaking cells. बाकी सारे सेल्स के अंदर ये TBX3 नहीं होता तो वो एक्चुअली मसल सेल्स बन जाते हैं, और इन सेल्स में TBX3 होता है, therefore they become the conduction system of the heart. So this is the only thing which is known और टेक्स्ट बुक में मौजूद है. अदरवाइज बाकी डिटेल्स नहीं पता कि क्यों ये कहानी जो शुरू होती है तमाम सेल्स में पीस मेकिंग एक्टिविटी होती है प्रिमिटिव हार्ट में, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ओनली सम ऑफ द सेल्स रिटेन द प्रॉपर्टी एंड ऑल द रेस्ट लूज देयर प्रॉपर्टी. Okay, let us now start discussion on the embryogenesis of vascular system. Now vascular system जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है arterial system की development as well as venous system की development. ठीक है, तो ये दोनों हम डिस्कस करेंगे, arterial system and followed by the venous system. Now
दी वैस्कुलर डेवलपमेंट में दो टर्म्स यूजुअली यूज होती हैं एम्ब्रियोजेनेसिस में. वन इज कॉल्ड वैस्कुलोजेनेसिस. दिस इज एक्चुअल फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स फ्रॉम द एंजियोब्लास्ट विच आर द ब्लड वेसल फॉर्मिंग सेल्स. दूसरी जो टर्म हम यूज करते हैं दैट इज एंजियोजेनेसिस. एंजियोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि एक ब्लड वेसल फॉर एग्जांपल बन गई है, इस ब्लड वेसल से स्प्राउटिंग ऑफ न्यू ब्लड वेसल. दैट स्प्राउटिंग ऑफ न्यू ब्लड वेसल, दिस फिनोमिना इज नोन एज एंजियोजेनेसिस. सो जो एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस है उसके होने के लिए पहले से कोई ब्लड वेसल का मौजूद होना ज़रूरी है, और पहले से जो ब्लड वेसल बनती है फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द एंजियोब्लास्ट सेल्स, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है वैस्कुलोजेनेसिस. ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स में डिफरेंस है और ये आपको पता होना चाहिए. जो बॉडी की मेजर वेसल्स हैं सच एज द डॉर्सल एओर्टा, such as the cardinal veins, ये जो big vessels हैं they are formed by vasculogenesis because they are formed for the first time from scratch by the angioblast. और बाकी जो majority of the blood vessels हैं, चाहे वो arterial blood vessels हों या venous blood vessels हों, they are formed by the process of angiogenesis. यानी पहले से जो vessels होती हैं उनकी sprouting से नई vessels बनती हैं. Okay? अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में जो एम्ब्रियोलॉजिकली ब्लड वेसल फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसमें VEGF is a very important, it's a key factor for development of blood vessels. Okay, vascular endothelial derived growth factor VEGF, that is an important one. चलो अब बात करते हैं कि कौन कौन सा important points हैं arterial system की development के हवाले से, and then we will talk about कुछ clinical problems जो arterial system के साथ associated हैं, then the venous system की development. ठीक है, arterial system की जो development है they have divided into I think three headings. The first one of which is the aortic arches. अच्छा, aortic arch क्या बला है? देखें, जैसे जैसे एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होती है देयर आर फेरिंजियल आर्चेस जो डेवलप हो रही होती हैं, जो स्ट्रक्चर्स ऑफ द फेस, नेक, इस रीजन के स्ट्रक्चर्स उसमें से डेवलप होते हैं. हर फेरिंजियल आर्च की एक अलग नर्व सप्लाई होती है और हर फेरिंजियल आर्च की एक अलग आर्टीरियल सप्लाई होती है. तो वो आर्टरी जो फेरिंजियल आर्च को सप्लाई कर रही होती है उसे नाम देते हैं एओर्टिक आर्च. सो फॉर एग्जाम्पल this is the developing embryo और यहाँ इस एरिया में suppose there are pharyngeal arches being developed, तो हर pharyngeal arch पे जो blood vessel जा रही है उस blood vessel को नाम दिया जाता है aortic arch. So aortic arches are nothing but the arterial supply of the pharyngeal arches. Okay, now the aortic arches are embedded in the mesenchyme of the pharyngeal arches and they terminate in the right and the left dorsal aorta. अब इस डायग्राम में आपको दिखाता हूँ कि this one even much more better. So you see here these are the pharyngeal arches में जाने वाली aortic arches. So यहाँ पे pharyngeal arches होंगी और these arterial branches are going into those pharyngeal arches and they are starting from the endocardial tube and then ending in this long tube which is the dorsal aorta, which is a separate dorsal aorta on the right side and a separate dorsal aorta on the left side. लेकिन नीचे आके ये जो dorsal aorta हैं they merge. So they are not in the right and left symmetry below the level of the aortic arches. Aortic arches के नीचे right side की और left side की जो aorta है वो मिलकर एक single dorsal aorta बना देते हैं. Okay? पढ़ते हैं इसके बारे में. The pharyngeal arches and their vessels appear in the cranial to caudal sequence so that they are not all present simultaneously because जो पहली arch है वो बनती है, उसके बाद दूसरी बनती है. जब तक fourth, fifth and sixth arches develop हो रही होती हैं तो first और second arch degenerate हो रही होती हैं. इस तरह का scenario है. ठीक है. The aortic arches contribute a branch to each new arch as it forms, giving rise to total of 5 pairs of arteries. So there are 5 pairs of arteries और इन 5 pair of arteries का भी हम nomenclature देखते हैं. Important mark यहाँ पर यह है कि the 5th aortic arch either never forms और it forms incompletely and then regress. तो कहने का मतलब ये है कि जो 5वीं pharyngeal arch है वो किस्से का हिस्सा ही नहीं है, वो पार्ट ऑफ द डिस्कशन है ही नहीं, बिकॉज इट आइदर नेवर फॉर्म्स और इट फॉर्म्स एंड देन रीग्रेस. ओके, सो व्हाट हैपेंस, जो 5 एओर्टिक आर्चेज हैं उनके नाम इस तरह से हैं. एओर्टिक आर्च नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6. 5 है ही नहीं क्योंकि 5 या तो बनती नहीं है या बन के ख़त्म हो जाती है. सो अक्सर स्टूडेंट ये परेशान होते हैं कि जब आर्चेस की बात होती है एओर्टिक आर्चेस की, वो कहते हैं कि यार ये
एओर्टिक आर्च नंबर 5 किधर है, वो 5 नहीं है भाई, 5 बनी ही नहीं, ठीक है. सो दे आर 1 2 3 4 एंड 6. ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट दिस आर्टीरियल पैटर्न बिकम मॉडिफाइड एंड सम वेसल्स ऑल्सो रिग्रेस. वेनस सिस्टम में भी ऐसे है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स बनती हैं, फिर वो रिग्रेस हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं. दिस इज हाउ द एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आर फाइनली डेवलप्ड इनटू द मैच्योर स्ट्रक्चर्स. ओके, नाउ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स इन ईच फेरिंजियल आर्च कंट्रीब्यूट टू द कवरिंग्स स्मूथ मसल्स. ज़ाहिर है ये आर्टरीज है ना, दीज आर द आर्टरीज, तो इसमें स्मूथ मसल कवरिंग भी होगी, एंडोथेलियल लाइनिंग भी होगी. सो वो सारा सिस्टम कंट्रोल होता है बाय द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. ओके, एंड signals from the endoderm and ectoderm lining the arches provide integrative signal to the neural crest cells to regulate the patterning process. For example, FGF8 signaling in arch ectoderm is important for fourth arch development. तो ये सारी arches जो development है, it's a result of interaction between the neural crest cells and the developing blood vessels. Obviously इसके भी fine tuned generic markers known नहीं है, but it is known that PITX2 which is the laterality gene, हमने ये बात डिस्कस की थी इस वीडियो में भी कि this is more related with the laterality, right left laterality of the embryo, and this is the master gene for sidedness या laterality है ना. तो this is also playing an important role in differentiation and formation of aortic arches. Okay, अब ये जो एओर्टिक आर्चेज है ना, ये देखें यहाँ पे बनाई हुई है, आर्च नंबर 1, आर्च नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6. 5 खत्म हो जाएगी तो फिर ये बच जाएंगी, सिर्फ 1 बच जाएगी, 2, 3, 4 और 6. 5 विल गो अवे. ओके, अब हर फेरिंजियल एओर्टिक आर्च से, नॉट द फेरिंजियल आर्च, हर एओर्टिक आर्च से क्या स्ट्रक्चर डेवलप होता है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट डिस्कशन. बाय डे 27 most of the first aortic arch has disappeared. So the first aortic arch has disappeared, although a small उसका persistence रह जाती है which forms the maxillary artery. Simultaneously the second aortic arch soon also disappears. थर्ड आर्च बच जाती है विच इज़ अ लार्ज आर्च, और फिर 2 दिन बाद यानी 29 डे ओल्ड एम्ब्रियो में द फर्स्ट एंड द सेकेंड एओर्टिक आर्चेज बोथ हैव डिसअपियर्ड. द थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ आर्चेज रिमेन एंड दे आर वेरी वेरी लार्ज एक्चुअली. ओके, तो बेसिकली ये देखें जो आर्च पैटर्न है एओर्टिक आर्च का 1 2 3. सो 1 विल गो अवे, 2 विल गो अवे, 3 will persist, 4 will persist and 6 will persist. 5 ने वैसे चले जाना है, ठीक है. सो यहाँ जो आपको आर्चेज नजर आ रही हैं इस डायग्राम में, सो दिस डायग्राम इज अ फुल ब्लोन पिक्चर जिसमें राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ की आर्चेज हैं. बट दिस डायग्राम देयर इज ओनली दोज एओर्टिक आर्चेज विजिबल जो परसिस्ट करती हैं. देखें ये डॉटेड लाइन से दिखाया कि फर्स्ट एओर्टिक आर्च गई, सेकंड एओर्टिक आर्च गई. सो दिस वन इज द थर्ड एओर्टिक आर्च फॉर एग्जांपल, दिस इज द फोर्थ एओर्टिक आर्च फॉर एग्जांपल, एंड दिस इज द सिक्स्थ एओर्टिक आर्च. ठीक है, तो ये 3 हैं आर्चेज जो बचती हैं, थर्ड एओर्टिक आर्च, फोर्थ एओर्टिक आर्च एंड सिक्स्थ एओर्टिक आर्च. फिफ्थ में वैसे ही रिग्रेस हो जाना होता है. ओके, नाउ दीज आर्चेज जो थर्ड एओर्टिक आर्च है, जो फोर्थ एंड सिक्स्थ, इनसे कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस करते हैं कि ये जो थर्ड एओर्टिक आर्च है, इट फॉर्म्स द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, the first part of the internal carotid artery. The remainder of the internal carotid artery is actually formed by the dorsal aorta. The external carotid artery is a sprout from the third aortic arch. So अब इस diagram पे देखते हैं, look here at this diagram, where is the third aortic arch? The third aortic arch is this one. Okay, so it is going and forming the internal carotid artery on the right side as well as the internal carotid artery on the left side. और फिर ये जो external carotid है ये actually इसी arch की sprouting से बनी है, external carotid. So the carotid system is actually developed, the common carotid also on the right side as well as on the left side. The common carotid system is all developed, all this system is developed by the third aortic arch. So third aortic arch के डेरिवेटिव समझ में आ गए. अब बात करते हैं fourth aortic arch की. The fourth aortic arch persists on both the sides, but its ultimate fate is different on the right side and the left side. On the left side, what happens? It forms part of the arch of aorta between the left common carotid and left subclavian. So point basically ये है इस सारे डिस्कशन का कि जो
एओर्टिक आर्च है वो लेफ्ट साइड पर इस तरह से अरेंज होती है कि कॉमन कैरोटिड अलग वेसल निकलती है, सब क्लेवियन अलग वेसल निकलती है, लेकिन राइट साइड पर जो सारा स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि देयर इज कॉमन ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जिसमें से कॉमन कैरोटिड भी निकलती है और सब क्लेवियन भी निकलती है. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल, दिस इज द मैच्योर एडल्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड, एंड राइट साइड पे देयर इज वन सिंगल ट्रंक व्हिच इज द ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, उसमें से राइट सब क्लेवियन निकल रही है एंड कॉमन कैरोटिड. लेकिन अगर लेफ्ट साइड पे आप देखें, सो लेफ्ट सबक्लेवियन इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड देन द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड व्हिच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द थर्ड कैरोटिड आर्च इज अ सेपरेट स्ट्रक्चर. सो ये सेपरेट स्ट्रक्चर्स हैं, देयरफॉर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो फोर्थ कैरोटिड आर्च है जिससे जो फर्दर स्ट्रक्चर्स बनेंगे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे वो सबक्लेवियंस हैं और उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है राइट और लेफ्ट साइड दोनों पर. ओके, नाउ द फिफ्थ कैरोटिड आर्च आइदर नेवर फॉर्म्स और इट कंप्लीटली रिग्रेसेस. ये बात हमको मालूम है, खत्म हो जाती है. अब रह गई कहानी सिक्स्थ aortic arch की. Now the sixth aortic arch is also known as the pulmonary arch, gives off an important branch that grows towards the developing lung bud. तो ये basically pulmonary arterial system बनाता है. On the right, the proximal part becomes the proximal segment of the right pulmonary artery. The distal portion of this arch loses its connection with the dorsal aorta and it actually enters into the lung. On the left, the distal part persists during the intrauterine life as the ductus arteriosus. अब इसकी कोई इन्होंने यहाँ डायग्राम भी दी होगी. So if we look at this diagram, for example, this is the derivative of the sixth aortic arch. इससे राइट साइड पे भी पल्मोनरी आर्टरी बन रही है, लेफ्ट साइड पे भी पल्मोनरी आर्टरी बन रही है, लेकिन लेफ्ट साइड पर ये जो आर्च है इट ऑल्सो मेंटेन्स अ कनेक्शन विद द एओर्टा. सो द आर्च ऑफ एओर्टा के साथ इसका देखें कनेक्शन मेंटेन्ड है ऑन द लेफ्ट साइड और इस कनेक्शन को नाम देते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस. दैट्स एन इंपॉर्टेंट कनेक्शन. एक डक्टस विनोसिस भी था, वो लिवर में था अगर आपको याद हो, और अभी हम उसका डिस्कशन करेंगे भी जब वेनस सिस्टम की डेवलपमेंट पढ़ेंगे. ओके, नाउ सो मेनी अदर चेंजेस अकर within the embryo because the embryo is increasing in cell number, it is folding, कार्डियोसेफेलिक फोल्डिंग्स भी हो रही हैं, लेटरल फोल्डिंग्स भी हो रही हैं. सो उसकी वजह से देयर आर सो मेनी चेंजेस. फॉर एग्जांपल, द डॉर्सल एओर्टा बिटवीन द एंट्रेंस ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ आर्चेस known as the cardiac duct is obliterated. So cardiac duct goes away. For example, different arches, first, second, third, fourth, ये सारी arches आपस में arterial connection से connected होती हैं. So एक major connection होता है carotid duct का. It is obliterated with the growth of the embryo. So that's one change. The right dorsal aorta disappears. Another change. Cephalic fold of the growth of the forebrain, and because of the elongation what happens कि जो heart है it enters into the thoracic cavity because initially heart होता है in front of the oropharyngeal membrane but now it turns and enters into the thoracic cavity. So all these changes are happening, but मेजर आपने क्या याद रखना है? मेजर आपने ये याद रखना है कि भाई फर्स्ट एओर्टिक आर्च, सेकंड एओर्टिक आर्च, थर्ड एओर्टिक आर्च, फोर्थ एओर्टिक आर्च, फिफ्थ नहीं होती, सिक्स्थ एओर्टिक आर्च. फर्स्ट एओर्टिक आर्च, अब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, जो फर्स्ट एओर्टिक आर्च है वो ख़त्म हो जाती है, सेकंड एओर्टिक आर्च ख़त्म हो जाती है, थर्ड एओर्टिक आर्च से कॉमन कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड ये सब बनता है. दिस इज ऑल द डेरिवेटिव. ये सारा इज द डेरिवेटिव ऑफ द थर्ड कैरोटिड, थर्ड एओर्टिक आर्च. फोर्थ एओर्टिक आर्च से सबक्लेवियन सिस्टम डेवलप होता है और सिक्स्थ एओर्टिक आर्च से डेवलप होता है पल्मोनरी सिस्टम. तो ये आपको आर्चेस और इनकी फॉर्मेशन याद रखनी है. ओके, राइट साइड पे सिक्स्थ आर्च के सारे कनेक्शंस देखें ऑब्लिटरेट हो गए, बाकी सब खत्म हो जाता है, सिर्फ ये वेसल्स बचती हैं, बाकी सारी आर्चेस, सारी एओर्टिक आर्चेस आर गॉन. सिर्फ लेफ्ट साइड पर सिक्स्थ का परसिस्टेंस जो है आर्च ऑफ एओर्टा के साथ इज नोन एज डक्टस आर्टेरियोसिस. सो इमेजिन कि द स्टोरी बिगेन विद this structure. That was the structure which is initially formed, जिसमें बहुत सारी aortic arches हैं. Then there is dorsal aorta. Dorsal aorta दोनों साइड का मिलके common aorta बना रहा है. अब with the passage of development, first arch खत्म, second arch खत्म, third से कुछ structure बन गए, fourth से कुछ structure बन गए, fifth खत्म और sixth से pulmonary system. So ये एक mature system फिर रह जाता है. This is the mature system and ultimately this is what we get. This is what we get. We get the common carotid, we get the brachiocephalic and subclavian on the right side, जबकि left side पर there is a different opening for subclavian and different opening for common carotid. Okay, so that's basically the major stuff जो आपने याद रखना है.
अच्छा जी, अब एक स्टोरी इन्होंने यहाँ बताई है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की। सो आई मीन ये पूरी स्टोरी मैं आपको ना एक ही दफ़ा पढ़ के बता देता हूँ और फिर आप इसको देख लीजिएगा। एक्चुअली मैं डायग्राम पे समझा देता हूँ यार, दैट्स मोर इजी टू मेक सेंस ऑफ। बात ये है कि जो रिकरेंट नर्व है ये राइट साइड पर जो रिकरेंट नर्व है वेगस की ब्रांचेस, सो दैट इज एट अ हायर पोजीशन एज कंपेयर टू द लेफ्ट साइड। एंड उसका सिंपल रीज़न ये है कि राइट साइड पर जो बाकी सारी एओर्टिक आर्चेज हैं उनके डिस्टल पोर्शंस गायब हो जाते हैं, तो ये जो रिकरेंट नर्व है इसको यहाँ रोकने के लिए कोई वेसल नहीं होता एंड इट देन मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन लेफ्ट साइड पर ये होता है कि देयर इज डक्टस वेनोसिस, तो ये जो रिकरेंट नर्व है ये लेफ्ट साइड की रिकरेंट नर्व ये यहाँ अटक जाती है, फंस जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, दिस डक्टस आर्टरियोसिस, तो ये वाली नर्व वापस अपनी जगह पर ऊपर नहीं जा सकती। सो देयरफॉर द राइट साइड की रिकरेंट नर्व इज अ लिटिल हायर बिकॉज द structures from the aortic arches they are gone, they regress। लेकिन लेफ्ट साइड पे ये स्ट्रक्चर रह जाता है तो इसमें ये फंस जाता है। ठीक है, ये सारी कहानी इन्होंने यहाँ पे बहुत तफसील से लिखी है जिसको पढ़ के स्टूडेंट बहुत टेंशन में आते हैं, बट मैं अब जरा क्विकली इसको पढ़ लेता हूँ। मोटी मोटी बात मैंने आपको सारी समझा दी है कि व्हाट हैपेंस। ओके, इनिशियली these nerves, the recurrent laryngeal nerves की बात हो रही है, these nerves branches of the vagus supply the six pharyngeal arch, ये six pharyngeal arch को supply करती हैं। when the heart descend they hook around the sixth aortic arch and they ascend again to the larynx, तो इनको larynx को भी supply करना है ना। बेसिकली ये sixth aortic arch की nerve है और ये चूंकि heart descend करता है थोड़ा सी कैविटी में, larynx ऊपर रह जाता है, तो ये nerve नीचे भी आती है लेकिन इसको वापस ऊपर भी जाना है larynx की तरफ, तो ये जो ऊपर जाने वाली ब्रांच है इसकी कहलाती है recurrent laryngeal। On the right side, when the distal part of the sixth aortic arch and the fifth aortic arch disappear, the recurrent laryngeal nerve moves up and hooks around the subclavian। जबकि लेफ्ट साइड पे डक्टस आर्टरियोसिस उसको रोक देता है, इसीलिए लेफ्ट साइड की recurrent laryngeal nerve is lower and stuck to ductus arteriosus as compared to the right side। Okay, so ये सारी स्टोरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। Now let us talk about another arterial system, which is the vitelline and the umbilical artery. So that is another very important topic. The vitelline arteries, they actually are the paired blood vessels which supply the yolk sac. ठीक है, in the adults they are then represented by the celiac artery and the superior mesenteric artery. The inferior mesenteric artery are derived from the umbilical arteries, not from these. Therefore inferior mesenteric पूरा system ही अलग है। These three vessels supply the foregut यानी celiac artery, the midgut यानी superior mesenteric artery and the hindgut यानी inferior mesenteric artery. So they are all derivatives of the vitelline arteries. Okay, और इसी तरह जो umbilical artery है initially it also comes from the dorsal aorta and goes to the umbilicus, obviously इसका नाम है umbilical artery, so placental supply है। During the fourth week of development, however, each artery acquires a secondary connection with the dorsal branch of the aorta, the common iliac system. Now, and it loses its earlier origin. After birth, the proximal portions of the umbilical arteries persist as the internal iliac. So, body में जो internal iliac हैं after birth, they are actually the proximal portion of the umbilical artery and the superior vesical arteries also. हालांकि distal part जो है umbilical arteries का, it is then converted into median umbilical ligament, so it is obliterated. Now, ये वाली diagram, let me take you to an early diagram. This one, for example. So, this is the dorsal aorta. Dorsal aorta से जो yolk sac की तरफ supply जा रही है, this is the vitelline, और यहाँ पूरा digestive system ने develop होना है। So this then becomes the main supply line for foregut, midgut and hindgut। ठीक है, and similarly इसी dorsal aorta से branches निकल के move करती हैं towards the placenta and this is what we call as the umbilical artery। Okay, so they are simple stuff, उसमें इस तरह कोई complicated arching और then obliteration of arching and merger of arching ये चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉरोनरी आर्टरीज की। कॉरोनरी आर्टरीज मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि जब इनिशियल प्राइमरी हार्ट एरियाज डेवलप हो रहे होते हैं तो उस वक्त एपिकार्डियम का मैंने जिक्र किया था, which forms the pro-epicardial origin and these epicardial cells actually make the coronary arteries। और ये epicardial cells मैंने आपको बताया था कि they are derived from the secondary heart field
site. Okay, so these cells develop, they coalesce into, you know, cavities and spaces like this, and ultimately they all join to make the coronary arteries, and these coronary arteries ultimately invade the aorta. So the coronary arteries का concept आपको पता है कि how they work. If this is the heart, so heart से यहाँ से left side से aorta निकल रहा है, उसी aorta से कुछ arteries निकल के heart को supply कर रही होती हैं. They are called the coronary arteries. So these coronary arteries are developed within the heart, epiblast of the heart. These coronary arteries, they are developing in the epicardiac region of the heart, और ये epicardiac region से invade कर जाती हैं into the aorta. So that's all about the arterial system. The beauty of the arterial system is to remember these diagrams. These are extremely important diagrams, जिसमें aortic arches, कौन सी aortic arch से कौन सा structure बनता है, all so very important. Okay. Now, obviously, there are some important clinical stuff associated with the defects of the arterial system, and examples include, for example, मैंने यहाँ एक structure आपको बताया था, ductus arteriosus. So ये जो ductus arteriosus है, it's a connection between the pulmonary artery on the left side and the arch of aorta. Birth के बाद ये connection बंद हो जाता है ताकि pulmonary system start हो properly और systemic circulation में कोई mixing ना हो. लेकिन अगर ये connection बंद नहीं होता, then this scenario is known as patent ductus arteriosus. Okay, so if we look here at this diagram, this is the pulmonary artery, right side, left side, and this is the connection with the arch of aorta. So this is patent ductus arteriosus. It is not finished. अगर ये finish हो जाता है, then this is normal, but if it remains, this is called PDA. Okay, then there is another condition which is called coarctation of aorta. Coarctation of aorta का मतलब ये है कि एओर्टा, ये जो आर्च ऑफ एओर्टा है, इसकी नैरोइंग, ये देखें यहाँ नैरो हो गया है, दिस हैज बिकम नैरो हेयर. अब इसकी नैरोइंग अगर डक्टस आर्टरियोसिस से पहले है, सो दिस इज कॉल्ड प्री डक्टल कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा, और अगर वो डक्टस आर्टरियोसिस के बाद है, ये देखें यहाँ जो ऑब्लिट्रेशन या जो नैरोइंग है एओर्टा की, वो डक्टस आर्टरियोसिस के बाद है. सो दिस इज कॉल्ड पोस्ट डक्टल coarctation of aorta. Coarctation of aorta means obliteration या thinning of the aorta lumen. Okay, so that's coarctation of aorta, divided into preductal and postductal categories. Then there can be abnormal origin of the subclavian artery is not arising from the normal point. There may be double aortic arches which may form vascular rings. For example, ये diagram कहाँ है, राइट डायग्राम. सो हेयर फॉर एग्जांपल यू सी देयर आर डबल एओर्टिक आर्चेस, और अगर उसको इस साइड व्यू से देखें तो बीच में ट्रैकिया एक्चुअली फंस सकता है. सो दिस इज कॉल्ड अ वैस्कुलर रिंग कंप्रेसिंग द ट्रैकिया. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन एबनॉर्मैलिटीज विच हैज बीन रिपोर्टेड. ओके, देन देयर इज रिंग एओर्टिक आर्च, ये मैं बता दिया आपको. देन द टर्मिनोलॉजी दैट यू शुड नो इज द इंटरप्टेड एओर्टिक आर्च. इंटरप्टेड एओर्टिक आर्च का मतलब ये है कि देखें नॉर्मल सिस्टम क्या है. नॉर्मल सिस्टम ये है कि वेंट्रिकल से आर्च निकलेगी और यूं करके डिसेंडिंग एओर्टा बन जाएगा. लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आर्च निकलती है और ये देखें कंटिन्यू नहीं होती. सो दिस इज कॉल्ड इंटरप्टेड एरिया. दिस इज इंटरप्टेड एओर्टिक आर्च. ये आर्च निकली कंटिन्यू नहीं हो रही, ये आर्च निकली कंटिन्यू नहीं हो रही. इसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बट दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर डिसऑर्डर. इट्स अ वेरी रेयर डिफैक्ट. द आइडिया इज कि आर्च ऑफ एओर्टा कंटिन्यू नहीं होती. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द arterial development of the cardiovascular system. So now let us talk about the development of the venous system. Okay, now the venous system का whole idea ये है कि जितना भी अभी हम developmental procedures पढ़ेंगे, the whole point is कि पूरी body का जो blood supply है, जो पूरी body में कहीं से भी आ रहा है, it has to enter into the right atrium. So that's the bottom line. So पूरी body का जितना भी venous circulation है, जितना भी impure blood है, वो it will be routed from anywhere in the body to the right atrium. So that's the bottom line. अब उसके लिए होगा ये कि सपोज अगर दो ट्यूब्स हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, तो ये दोनों ट्यूब्स दे विल डेवलप अ मैकेनिज्म कि ये पहले आपस में इस तरह एक चैनल बना लेंगे, और जब ये चैनल बन जाएगा तो फिर ये पूरे का पूरा ब्लड राइट साइड के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर होगा. Things like that, you know, upper part of the body से भी, lower part of the body से भी. So all the efforts will be made so that the blood, the impure blood, the venous blood enters into the right atrium. ये पूरा crux है, पूरी body का system, left to right shunt इसको कहते हैं. So सारा जो venous blood है, it enters into the right part of the heart. Okay, और ये कहानी start ऐसे होती है कि during the 5th week of development,
देर आर एक्चुअली थ्री पेयर्स ऑफ मेजर वेन्स, तीन मेजर वेन्स होती हैं. दीज आर नोन एज वाइटलाइन वेन्स, और इनका दूसरा नाम है omphalomyzentric veins. They carry the blood from the yolk sac to the sinus venosus. दूसरा जो पेयर है वेन्स का, these are called the umbilical veins. They originate in the chorionic villi and they carry oxygenated blood to the embryo, and this also via the sinus venosus. And then the third pair of vein is called the cardinal vein. It drains the body, पूरे एम्ब्रियो प्रॉपर की बॉडी, एंटीरियर हाफ्स भी, पोस्टीरियर हाफ्स भी, जो रिमेनिंग जितनी भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो सब ड्रेन होते हैं इनटू द डेवलपिंग एंडोकार्डियल ट्यूब बाय द कार्डिनल. सो तीन तरह की वेन्स हैं इनिशियल फेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस में, वाइटलाइन वेन्स, अम्बलाइकल वेन्स एंड कार्डिनल वेन्स. और ये तीनों वेन्स एंटर होती हैं इनटू साइनस वेनोसिस. ये बात अभी हमने इस वीडियो के स्टार्ट में भी पढ़ी थी. सो दे एंटर इनटू साइनस वेनोसिस, और फिर इनमें से कुछ वेन्स खत्म हो जाती हैं, लेफ्ट साइड पूरा ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाता है, सिर्फ कॉरोनरी साइनस बच जाती है, और राइट साइड डेवलप हो जाता है, एंड दैट डेवलप्स इनटू द प्रॉपर वेनस एंट्री पोर्टल इनटू द राइट एट्रियम. तो अब हम क्या करेंगे कि इस वेनस डेवलपमेंट के पूरे सिस्टम में तीनों वेन्स को वन बाय वन देखेंगे और किस तरह वो वेन्स आपस में एनास्टोमोज होती हैं और प्रिलिमिनरी स्ट्रक्चर से किस तरह फाइनल स्ट्रक्चर्स बनते हैं. सो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डिस्कशन ऑन द वाइटलाइन वेन्स. अच्छा, वाइटलाइन वेन्स हैं क्या? सो इफ़ यू लुक एट द एम्ब्रियो, दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट डायग्राम. सो दिस इज़ द डेवलपिंग एम्ब्रियो हेयर, एंड हेयर यू सी द यॉर्क सैक. अब ये डेवलपिंग हार्ट का रीजन है, तो इसमें अगर आप देखें तो जो वेन्स एंटर हो रही हैं, दिस इज़ कमिंग into the heart. This is the vitelline vein. So vitelline vein is there. Placenta से जो entry आ रही है, this is the umbilical vein, and then there is a common cardinal vein. So ये तीन veins हैं, vitelline vein, umbilical vein and common cardinal. अच्छा, common cardinal जो है इसकी दो actually branches इसमें drain करती हैं. The one coming from the anterior part is called the anterior cardinal vein, and the one coming from the posterior part is called the posterior cardinal vein. और ये anterior और posterior cardinal veins मिल जाती हैं और बनाती हैं common cardinal वेन. तो तीन वेन्स हैं, वाइटलाइन, अम्बलाइकल एंड कॉमन कार्डिनल. इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं वाइटलाइन वेन के बारे में. ओके, ना बिफोर एंट्रिंग, और ये तीनों एंटर होती हैं इनटू द साइनस वेनोसिस. ओके, ना बिफोर एंटरिंग इन द साइनस वेनोसिस, द वाइटलाइन वेन फॉर्म्स अ प्लेक्सिस अराउंड द डिओडिनम. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट इज मेकिंग अ प्लेक्सिस अराउंड डिओडिनम एंड पासिस थ्रू सेप्टम ट्रांसवर्सम, द लिवर, जिसमें लिवर डेवलप होता है. सेप्टम ट्रांसवर्सम रिमेंबर इज द पार्ट ऑफ द मिजेंट्री जिसके अंदर लिवर एक्चुअली डेवलप होता है. द लिवर कॉर्ड्स ग्रोइंग इनटू द सेप्टम ट्रांसवर्सम interrupt the course of the vein and an extensive vascular network is formed which is the hepatic sinusoids. अब ये मैं डायग्राम पे आपको दिखाता भी हूँ. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जो वाइटलाइन, सो लुक हेयर फॉर एग्जांपल दिस डायग्राम, दिस इज़ द डेवलपिंग डिओडिनम, और डिओडिनम और एंटीरियर बॉडी वॉल के बीच में देयर इज सेप्टम ट्रांसवर्सम जिसमें लिवर बर्ड जनरेट होती है. ये हमने जीआई डेवलपमेंट में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो इसको उन वीडियोस में आप समझ लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को. नाउ दीज आर द वाइटलाइन veins. Okay, so there is one on the right side, there is one on the left side, and you see here is the developing duodenum. Okay, आगे बात को बढ़ाते हैं, इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें. With the reduction of the left sinus horn, इसका क्या मतलब है? साइनस वेनोसिस का जो लेफ्ट हॉर्न था वो वक्त के साथ साथ रिड्यूस होता है, मैं बता चुका हूँ अर्लियर इन दिस वीडियो. ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द लिवर is rechanneled towards the right side. पूरी बॉडी का वेनस सिस्टम का स्कीम यही है कि लेफ्ट साइड से ब्लड को शंट करना है टू द राइट साइड. इसीलिए साइनस वेनोसिस का भी लेफ्ट पार्ट खत्म हो जाता है और सारा ब्लड चैनल हो जाता है टुवर्ड्स द राइट साइड, रिजल्टिंग इन एन enlargement of the right vitelline vein. So the right vitelline vein basically enlarges, and this is also called the right heparocardiac channel. Ultimately, the right heparocardiac channel forms the heparocardiac portion of the inferior vena cava. The proximal part of the left vitelline vein disappears. So left vitelline vein is actually disappearing. The anastomotic network around the duodenum develops into portal vein. And the superior mesenteric vein, which drains the primary intestinal loop, derives from the right vitelline vein.
द डिस्टल पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वाइट लाइन. सो इस पूरी कहानी का बेसिकली मतलब ये है कि जो भी आपका लेफ्ट पार्ट है वाइट लाइन वेन्स का, वो वन वे और द अदर डिसअपियर हो रहा है और सारे का सारा ब्लड चैनल हो रहा है इनटू द राइट साइड. अब जरा डायग्राम पे इस बात को समझने की कोशिश करते हैं. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दिस इज साइनस विनोसिस और हेयर विल बी द डेवलपिंग एट्रिया. ठीक है, तो ये एट्रियल चैम्बर होगा. अब इस एट्रिया में साइनस विनोसिस से ब्लड आएगा. ओके, साइनस विनोसिस की देयर आर two horns. There is a right horn and there is a left horn, and the left horn of the sinus venosus ultimately gets disappeared. वो ख़त्म हो जाता है और right part जो है वो develop करता है and it forms the entry into the right atrium. So with the development of the liver bird, ये जो right side की vein है, that white line vein connects with the liver और left side पे mostly obliteration हो जाती है. So this diagram is much more representative. Here we are seeing the developing liver और liver के अंदर ये hepatic sinusoids develop हो रहे हैं. And now here you see this is the right white line vein and this is the left white line vein. And with the development continuing, ये जो right white line vein है ये इन sinusoids के साथ connection बनाती है और ये in the middle is the developing small intestine. तो होता ये है कि जो लेफ्ट साइड की वाइट लाइन vein है, it almost disappears. You see here it is gone. All we are left with is the right side का connection. So ये जो right side का connection है, it ultimately forms the portal vein. और ये portal vein अगर नीचे चले जाएं, यानी कि small intestine की तरफ चले जाएं, so it is then developed into superior mesenteric vein और spleen से एक vein आती है which is the splenic vein. तो ये सारा जो system है, splenic vein, superior mesenteric vein and then the portal vein, it is all the derivative basically of the right vitelline vein. ठीक है, लेफ्ट साइड की वेन डिसअपियर हो गई है. सो दैट्स द टेक होम मैसेज ऑफ द व्हाइट लाइन वेन्स कि देयर आर टू व्हाइट लाइन वेन्स, लेकिन ये जो दो व्हाइट लाइन वेन्स हैं इनमें से राइट साइड की परसिस्ट करती है और पोर्टल वेन भी बनाएगी and the superior mesenteric and the splenic veins, and the left side का जो white line vein है it ultimately disappears. Most of it disappears. Okay, so that's the story of the white line system. So white line duct ultimately is gonna make the portal vein. That's the important take home message. Okay, now let us talk about umbilical veins. तो इन तमाम वेनस सिस्टम में ये इंपॉर्टेंट है कि वो वेन्स इनिशियली किस तरह होती हैं, फिर उनमें जो चेंजेस आते हैं वो क्या होते हैं, वो मर्ज करती हैं, डिसअपियर होती हैं, एनास्टोमोस करती हैं, वो मालूम होना चाहिए, और अल्टीमेटली उनका मेच्योर प्रोडक्ट क्या है. जैसे वाइट लाइन वेन्स दो हैं, देयर आर राइट एंड लेफ्ट वाइट लाइन वेन्स, तो ये किस तरह से लेफ्ट खत्म होती है, राइट परसिस्ट करती है, पोर्टल वेन बनती है, तो ऑल दीज डिटेल्स आर इंपॉर्टेंट. नाउ अगर umbilical veins की बात करें तो इनिशियली द umbilical veins pass on each side of the liver, but some of the branches of the umbilical vein connect to the hepatic sinusoids. अब गौर से सुनिएगा, the proximal part of both umbilical veins and the remainder of the right umbilical vein then disappear. So that's an important point. So that the left vein is the only one to carry the blood from the placenta to the liver. यहाँ पे the left one is the only remaining one. So if we focus on this diagram, what we are looking at is this is the developing small intestine, और इस small intestine के दोनों तरफ जो veins होंगी these will be the vitelline veins, और vitelline veins की periphery में यहाँ जो veins हैं these are the umbilical veins. So here we see the left umbilical vein and here we see the right umbilical vein, और ये right और left umbilical veins they make connections with the hepatic sinusoids. So that's what they are talking about, and ultimately what they are saying is कि left vein is the only connection remaining between the placenta and the liver at the end of the day. So right side का system यहाँ पे disappear होगा और left side का system persist करेगा. So now here if you look at this diagram, इस diagram में अगर आप देखें तो preliminary right और left दोनों umbilical veins मौजूद हैं. This is the right umbilical vein, this is the left umbilical vein, but if you look at this diagram, the left umbilical vein persists and the right is gone. So this is the left umbilical vein. It is coming from where? It is coming from placenta, and it is going where? It is coming into the liver. So that's the important point. The left umbilical vein persists. Okay, आगे सुने.
With the increase of the placental circulation, a direct communication forms between the left umbilical vein and the right heparocardiac channel. अभी हमने heparocardiac channel की बात की थी. So the heparocardiac channel was basically formed because of the right vitaline system, है ना. तो अब होता ये है कि जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट हो रही होती है तो ये जो हेपेटोकार्डियक पोर्शन होता है यानी जो बिगनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इंफीरियर वेना केवा है, ये लेफ्ट अम्बिलिकल वेन डायरेक्टली उसके साथ एक चैनल इस्टेब्लिश कर लेती है. ये चैनल, इस चैनल को नाम देते हैं डक्टस वेनोसिस. तो एक्चुअली ये हो रहा है कि प्लेसेंटा से जितना भी ब्लड आ रहा है, अब अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन सी अम्बिलिकल वेन से आ रहा है, इट इज़ कमिंग थ्रू द लेफ्ट अम्बिलिकल वेन. वो लिवर में अल्टीमेटली कहाँ से एग्जिट हो रहा है, हेपेटिक पोर्शन ऑफ द इंफीरियर वेना केवा जो सारा वाइटलाइन सिस्टम से बना है. और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट अम्बिलिकल वेन और हेपेटिक पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा के बीच में लिवर के अंदर चैनल का नाम क्या है, सो दिस इज कॉल्ड डक्टस वेनोसिस. वन मोर थिंग, डू यू थिंक कि ये जो प्लेसेंटा से ब्लड आ रहा है ये हेपेटिक साइनोसाइड्स में जा रहा है? Actually most of it is not going into the hepatic sinusoids because there is a direct channel. ये डायरेक्ट यहाँ आता है और डायरेक्ट निकल के ये inferior vena cava में चला जाता है. So it's kind of bypassing the liver hepatic sinusoids. So there is a bypass mechanism. Okay. So अब ये आप पढ़ें तो इसको समझ में आएगी बात कि with the increase of the placental circulation, a direct communication forms between the left umbilical vein and the heparocardiac channel, which is the formation of the inferior vena cava by the ductus venosus. This vessel bypasses the sinusoidal plexus of the liver. So जो hepatic sinusoids हैं ये सारे bypass हो जाते हैं और blood directly from the left umbilical vein enters into the inferior vena cava. After birth, the left umbilical vein obliterates as well as the ductus venosus obliterates, and they are replaced by the left umbilical vein is replaced by ligamentum teres and ductus venosus is replaced by ligamentum venosum. So जब when the birth is in place, so ये left umbilical vein obliterate हो जाती है. इसी तरह ये जो ductus venosus है ये भी obliterate हो जाता है. तो यहाँ ligamentum venosus बन जाता है, यहाँ ligamentum teres बन जाता है. So this is what they are saying, ligamentum teres apparis and ligamentum venosum. और अब होता बेसिकली फिर ये है कि जितना भी ब्लड इंफीरियर वेना केवा से यहाँ से आ रहा है इट एक्चुअली गोज थ्रू द साइनोसॉइड्स. तो साइनोसॉइड्स में जाने के लिए ज़रूरी है कि ये डक्टस वेनोसिस क्लोज हो जाए. सो क्लोजर ऑफ डक्टस वेनोसिस हैपेंस ओनली आफ्टर बर्थ. ओके. Now, so ये दोनों वेन्स, so it looks a little complicated, but actually अगर आप वीडियो को बार बार 2-3 दफ़ा देखोगे ना तो ये आपकी समझ में आ जाएगा कि how these veins are designed. Okay, there is a lot of rearrangements, there is a lot of changing. राइट साइड की कहीं पे डक्ट्स ख़त्म हो रही हैं, कहीं पे लेफ्ट साइड की ख़त्म हो रही हैं. किस तरह इंफीरियर वेना केवा जनरेट हो रहा है, किस तरह पोर्टल सिस्टम जनरेट हो रहा है फ्रॉम द वाइटलाइन सिस्टम, किस तरह से ये इंफीरियर का पार्ट जनरेट हो रहा है. सो ऑल दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट stuff. Okay, umbilical part हमने discuss कर लिया. So now we have to talk about the third bit, which is the cardinal veins. Now cardinal veins जो हैं they are even more complicated in a way that they bring blood from the whole of the developing embryo. Initially the cardinal veins form the main venous drainage of the whole embryo. अब ये जो cardinal veins हैं they are divided into anterior cardinal veins and the posterior cardinal veins, which bring blood from the posterior part of the embryo. The anterior and posterior veins join before entering the sinus horn and they are known as the common card. यहाँ तक हमने सारी बात की हुई है. Now during the 4th week of development, the cardinal veins form a symmetrical system. During the 5th week to 7th week, a number of additional veins are formed, and all these additional veins are very important, such as subcardinal veins, such as sacrocardinal veins, such as supracardinal veins. इन veins की importance ये है कि ये veins mature structures develop करने में help करती हैं. अभी हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में, हाउ डू दे हेल्प इन जनरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर वेनस सिस्टम स्ट्रक्चर्स. नाउ फॉर्मेशन ऑफ द वेना केवा सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ एनास्टोमोसिस बिटवीन लेफ्ट एंड द राइट सिस्टम इन सच अ मैनर दैट द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट इज शंटेड टू द राइट. अब होगा ये, हम ये वाली डायग्राम डिस्कस करेंगे अभी. इसमें there is a right system and there is a left system and we will see that a lot of them will fuse with each other. Ultimate goal ये होगा कि left side का system disappear हो जाए और right side का system enhance हो जाए ताकि सारे का सारा blood right side में enter हो. Okay, so pay attention now. We are beginning the discussion of the cardinal veins now. Anastomosis between, ये सुनिए गौर से, anastomosis between anterior cardinal veins develop into left brachiocephalic vein. अभी मैं आपको डायग्राम पे दिखाता जाता हूँ और समझाता जाता हूँ टर्मिनोलॉजीज. So
this is the anterior cardinal vein of one side, right side, and this is the anterior cardinal vein of the left side. So what happens is anastomosis between the right anterior cardinal vein and the left anterior cardinal vein establishes. और ये जो anastomosis है इसको नाम देते हैं left brachiocephalic vein. So left brachiocephalic vein is nothing but the anastomosis between right and the left cardinal veins, anterior cardinal veins. Okay, so ये term आपको पता होना चाहिए क्या बात हो रही है. Now most of the blood from the left side of the heart and the left upper extremity is channeled to the right through this vein. So ये जो सारा left side का, so ये right side of the body, left side of the body, so left side का सारा जो blood है, it is channeled into the right side by the left brachiocephalic vein. Now the terminal portion of the left posterior cardinal vein entering into the left brachiocephalic vein is retained as a small vein which is known as left superior intercostal vein. अब ये जरा बात गौर से सुनिएगा. The terminal portion of the left posterior cardinal vein. So let us look के posterior cardinal vein किधर है. This is the posterior cardinal vein of the right side. That is the posterior cardinal vein of the left side. इसका जो अब इसकी posterior cardinal vein की बात हो रही है कि terminal portion का मतलब है वो portion जो इस तरफ है. That is the terminal portion of the posterior cardinal vein. It actually persist. बाकी का सारा posterior cardinal vein आप देखेंगे किस तरह से disappear हो जाता है, but the terminal portion persists as a small vessel which is called the left superior intercostal vein. The left superior intercostal vein. बाकी का posterior cardinal vein नहीं नज़र आ रहा लेकिन ये बच गया. और ये जो left superior posterior intercostal vein है, not the posterior, left superior intercostal vein. This receives blood from the second and the third intercostal spaces. ठीक है, तो अब तक सारी टर्म समझ में आ रही हैं. ब्रेकियोसेफेलिक वेन क्या चीज़ है, लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन किस तरह डेवलप होती है. नाउ द सुपीरियर वेना केवा इज फॉर्म्ड बाय द राइट कॉमन कार्डिनल वेन. अब ये गौर से सुनिए. एंड द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन. सो now this is the common cardinal vein and this is the anterior cardinal vein. They actually develop into superior vena cava, so they make the superior vena cava. So superior vena cava is on the right side. It is receiving blood from the brachiocephalic from the left side, एंड जो एंटीरियर कार्डिनल का बाकी का ऊपर का हिस्सा था वो बन जाता है राइट इंटरनल जुगुलर. सो इंटरनल जुगुलर से भी राइट साइड की ब्लड यहीं पर आना है और लेफ्ट साइड की जो ब्लड लेकर के आ रहा है दैट इज़ बेसिकली द ब्रेकियोसेफेलिक वेन. और लेफ्ट साइड की जो एंटीरियर कार्डिनल वेन थी इट इज़ देन डेवलप्ड इनटू द लेफ्ट इंटरनल जुगुलर. So that is how it is. You see, the anterior cardinal right side, the anterior cardinal left side, ये आपस में anastomosis करते हैं और ये जो upper part of the anterior cardinals हैं they develop into internal jugular veins और ये वाला part develops into the superior vena cava. So basically पूरा डिज़ाइन इस तरह से है कि पूरी बॉडी का अपर पार्ट का अब जितना भी ब्लड है दैट विल कम इनटू द सुपीरियर वेना केवा. दिस इज द पॉइंट जहाँ सारा ब्लड आएगा. राइट पार्ट ऑफ द हेड एंड द राइट एक्सट्रीमिटी का ब्लड आएगा वाया द राइट इंटरनल जुगुलर. लेफ्ट साइड का ब्लड आएगा वाया द लेफ्ट इंटरनल जुगुलर, ब्रेकियोसेफेलिक एंड इनटू द सुपीरियर वेना केवा. सो ऑल द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट इज शंटेड टुवर्ड्स द राइट. Okay, so that's easy bit to understand now. Now the anterior cardinal veins provide primary venous drainage of the head during fourth week of the development and ultimately form the internal jugular veins. ये बात हमने कर ली. राइट साइड की भी इंटरनल जुगुलर वेन है और लेफ्ट साइड की भी. राइट साइड की डायरेक्टली सुपीरियर वेना केवा में जाती है और लेफ्ट साइड की ब्रैकियोसेफेलिक से जाती है. Okay, the external jugular veins are also formed but they are separately developed by plexus of venous vessels in the face and they drain the face region into the subclavian veins. Now the anastomosis between the subcardinal veins. अब ये जो veins हैं मैंने यहाँ पर बताया था कि आपको कि 5 to 7 weeks में कॉमन कार्डिनल, एंटीरियर कार्डिनल और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स के अलावा कुछ और एडिशनल वेन्स भी बनती हैं. फॉर एग्जांपल द सबकार्डिनल वेन, सैक्रोकार्डिनल वेन एंड सुप्रा. मैंने यहाँ ये बात की थी कि दीज आर इंपॉर्टेंट. अब उसकी इंपॉर्टेंस सामने आ रही है, देखते हैं. नाउ द सबकार्डिनल वेन्स की जो एनास्टोमोसिस है इट फॉर्म्स द लेफ्ट रीनल वेन. अब ये देख लें ज़रा इस डायग्राम में. लुक हियर. सो
Here we have, this is the subcardinal vein of the right side, this is the subcardinal vein of the left side. So what is actually happening, कि there is an anastomosis between the subcardinal veins of the right and the left side, और ये anastomosis establish हो जाता है and it starts making the renal side of the inferior vena cava. So let's go and read this again. The anastomosis between the subcardinal vein forms the left renal vein. So actually जो left renal vein ये बन रही है, ये जो पूरा चैनल बन रहा है, that is formed, ये left renal vein, ये पूरा चैनल बना है by the anastomosis of right subcardinal and left subcardinal. Okay. Now, when this communication has been established, the left subcardinal disappears and only its distal portion remains, which is now known as the left gonadal vein. So, ये एक दफ़ा जब ये एनास्टेमोसिस बन गया तो लेफ्ट साइड की जो सब कार्डिनल है इट इज़ गॉन, बट सिर्फ ये देखें, ये ऊपर वाला सारा ये सब कार्डिनल है, दिस इज़ गॉन. इस डायग्राम में देखें, दिस इज़ नॉट देयर, सिर्फ इसका नीचे का पोर्शन रह जाता है एंड दैट इज़ द लेफ्ट गोनेडल. सो लेफ्ट गोनेडल वेन अगर मेल है तो लेफ्ट स्पर्मैटिक वेन. ओके, एंड यू सी हाउ दिस लेफ्ट रीनल वेन इज़ फॉर्म. ये लेफ्ट रीनल वेन बन गई और इट इज़ एंटरिंग इनटू द इंफीरियर वेना केवा का रीनल सेगमेंट. Okay, so the point and the bottom line is कि renal vein का system is developed by the fusion of the subcardinal veins. Okay, hence the right subcardinal vein becomes the main drainage for the renal system and enters into inferior vena cava. Left subcardinal vein is gone, लेकिन left subcardinal का जो lower part है it makes the gonadal system. हम anatomy में ये बात पढ़ा के थक जाते हैं कि जो left side की gonadal vein है it enters into the left renal vein. उस वक्त सिर्फ पढ़ा रहे होते हैं, मतलब नहीं पता होता कि ऐसा है क्यों. Embryology explains a lot of reasons for anatomy. So एम्ब्रियोलॉजिकली चूंकि यहाँ पर सब कार्डिनल वेन थी, ऊपर यहाँ भी सब कार्डिनल वेन थी, लेकिन सुपीरियर पार्ट ऑफ द सब कार्डिनल वेन एक्चुअली डिजेनरेट्स और जो इंफीरियर पार्ट है इट एंटर्स इनटू द लेफ्ट रीनल. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो स्लो विद द कार्डियोवास्कुलर एम्ब्रियोलॉजी ताकि चीज़ें आराम से समझ में आए. ओके, तो सब कार्डिनल वेन की स्टोरी डन हो गई. अब तक क्या क्या हमने बात कर ली भाई. हमने वी हैव डिस्कस्ड के हाउ the anterior cardinals develop into internal jugulars, how the anterior cardinals have an anastomosis which is called the brachiocephalic system, how the superior vena cava is formed, and by all this what is happening ke left side ka sara blood is shunting to the right side. Then we started discussion of anastomosis between the subcardinal veins, and these veins generate the renal venous system. Okay, now the sacrocardinal veins का ज़रा जिक्र करते हैं. The anastomosis between the sacrocardinal veins, they form the left common iliac vein. So let's have a look here. So look here, yeah. So these are the sacrocardinal veins. One sacrocardinal vein, the other sacrocardinal vein. इनके बीच में जो anastomosis है ये merge हो जाएगा and this will generate the left common iliac. And the rest of the sacrocardinal veins actually go away. Okay, when obliteration of the major portion of the posterior cardinal veins, the supracardinal veins assume a greater role in draining the whole body. The 4th to 11th right intercostal veins empty into the right supracardinal vein, which together with the portion of the posterior cardinal vein forms the izygous vein. अच्छा, होता ये है कि जो posterior cardinal veins हैं, these ones, they by and large they are gone. So most part of the posterior cardinal veins are gone, and therefore the supracardinal veins they become important for draining the body wall. इसीलिए जो body wall का पूरा system है वो izygous system on the right side and hemiazygous system on the left side. This is what is the drainage system for the body wall, because the posterior cardinal veins somehow degenerate, and then these supracardinal veins जो generate होती हैं during ये बात हमने यहाँ पर की थी. You remember, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ हमने बात की थी कि these 3 veins are very important, develop between 5th to 7th. हमने देखा कि subcardinal veins ने renal system बनाया, हमने देखा कि sacrocardinal vein ने common iliac system बनाया, and now the supracardinal are making the hemizygous and the izygous system. Okay, so hemizygous and izygous is all developed by the supracardinal. So that students is a very important diagram to understand how the
cardinal system develops into the mature looking venous system. So the mature looking venous system is generated for most of the body by the cardinal supply. Anterior cardiac veins, posterior cardiac veins तो यूजुअली डिसअपियर हो जाती हैं, एंड देन द कॉमन कार्डियक सिस्टम स्कीम ये है कि लेफ्ट साइड से ब्लड आना चाहिए राइट साइड पे, एंड हाउ वी सी कि सब कार्डिनल वेन्स फ्यूज होती हैं एंड दे फॉर्म द रीनल वेनस सप्लाई, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट हाउ द सैक्रोकार्डिनल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द कॉमन आइलियक सिस्टम, एंड देन फाइनली हाउ द पोस्टीरियर कार्डिनल्स आर गॉन एंड द हेमीजाइगस एंड द एजाइगस सिस्टम इज डेवलप्ड. अब ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का प्रोसीजर है. मज़े की बात यह है कि ये कैसे होता है, कौन सी जीन्स कंट्रोल करती हैं, कौन सी प्रोटीन कंट्रोल करती है, वी नो, आई मीन हमारी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में बहुत ही कम है. बट एनीवेज दिस इज हाउ इट हैपेंस एंड दिस इज हाउ इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड. ओके, अब चूंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, एम्ब्रियोलॉजी में जनरल प्रिंसिपल है, जितना कॉम्प्लिकेटेड डेवलपमेंट होगा उतने चांसेस ऑफ एरर्स होंगे. सो फॉर एग्जांपल वेनस सिस्टम के डिफेक्ट्स जो हैं दे आर वेरी वेरी कॉमन बिकॉज द सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. अब आप सोचें ना कितने सारे चांसेस हैं कि यहाँ पे फ्यूजन ना हो, फ्यूजन ऑफ द सैक्रोकार्डिनल वेन्स ना हो, फ्यूजन ऑफ द सबकार्डिनल वेन्स ना हो, डिसअपियरिंग ऑफ द पोस्टीरियर कार्डियल वेन ना हो, डेवलपमेंट ऑफ द लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन ना हो. तो जो जो चीज़ें हो रही हैं अगर वो नहीं होंगी देन देयर विल बी प्रॉब्लम्स. ओके, सो फॉर एग्जांपल देयर कैन बी डबल इंफीरियर वेना केवा. नाउ यू सी द इंफीरियर वेना केवा इज फॉर्म्ड लार्जली बाय फ्यूजन. ये और ये फ्यूज कर गए तो आखिर में एक चैनल बच जाता है. लेकिन अगर ये फ्यूजन एब्नॉर्मैलिटीज होंगी तो डबल इंफीरियर वेना केवा, देयर कैन बी इवन एब्सेंट इंफीरियर वेना केवा, देयर कैन बी लेफ्ट सुपीरियर वेना केवा. सो सुपीरियर वेना केवा इज यूजुअली ऑन द राइट साइड बट एब्नॉर्मैलिटीज में लीड टू द लेफ्ट सुपीरियर वेना केवा. That has been reported. There can be double superior vena cava. There can be two superior vena cava entering. You see, there is one superior vena cava here. There is another superior vena cava here, and maybe the superior vena cava does not enter into the right atrium, but it enters somewhere else, such as in the coronary sinus. So all these sort of abnormalities have been reported because this is a very complicated system. तो भाई venous system की development मोटी मोटी बात, there are three types of veins. The first one was the white line system, which develops ultimately into the portal venous structures and superior mesenteric and the inferior vena cava bit. Then the umbilical venous system. Umbilical venous system, you know, is very important, bringing blood from placenta, bypassing the liver, hepatic sinusoids, going into the inferior vena cava. And ultimately we talked about the cardinal system. Extremely important यार, बहुत important है ये. वेनस सिस्टम की डेवलपमेंट में बच्चों का दिमाग घूम जाता है. ज़रा ये जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं ना, वीडियो को 2-3 दफ़ा ज़रूर देखो ताकि कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं. ठीक है, तो ये बात यहाँ हुई ख़त्म. Now the last topic of this chapter is actually something that we have already done in a separate video. ये है circulation before and after birth, fetal circulation basically, कि किस तरह से fetal circulation differ करती है from the mature circulation जो birth के बाद है. इस पर मेरी एक already detailed video मौजूद है, मैं यहाँ पे उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ. तो यार यहाँ सारी कहानी रिपीट करने से बेहतर ये है कि वो वीडियो अलग से देख लो. ऑलरेडी मेरी ये CVS एम्ब्रियोलॉजी की वीडियो 2 घंटे से ऊपर की हो गई है. सो आई थिंक वी are not going to discuss this in this video. Okay, so मैं अपनी दूसरी वीडियो का जिसमें मैंने fetal circulation already बता दी है उसका लिंक दे देता हूँ यार, वहाँ जाके देख लेना. So with this chapter is all done. Such a long but very very important chapter. स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल होती है ये चैप्टर समझने में, इसलिए I went very slow and calm ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं. And all the very best. अगर वीडियो समझ में आई, टॉपिक अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करो अपने कोलीग्स के साथ. आपसे मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में बहुत जल्द. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा.